यार जिया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही क्या लूं। जिया ने गुल की तरफ देखा जो एक एक चीज को गौर से देख रही थी। एक तो भाई तुम्हारे नखरे ही अलग हैं। जिया ने उसकी तरफ देखकर बोला था और फिर सामने पड़ी चीजों को देखा था। मिनी पिज्जा ले लेते हैं, बाकी चीजें तेल में तली हुई हैं, पता नहीं कैसी हों। गुल ने काफी देर सोचने के बाद आखिर फैसला कर ही लिया था। अब उन लोगों ने ऑर्डर किया और फिर सामने वाली टेबल पर आकर बैठ गई। कैफी, सुना, फिर आ रहा है ना मेरी बर्थडे पार्टी पर। यह आवाज साथ वाले टेबल से आई थी, ऐसे कि गुल के पीछे थी और जिया को गुल के पीछे वो टेबल दिखाई दे रही थी। गुल ने जिया को सवालिया नजरों से देखा, जैसे जैसे पूछ रही हो ये वही है क्या। जिया ने गुल के पीछे देखा था और फिर हाँ में सर हिलाया था। गुल ने जिया को अपने पीछे आने का कहा और खड़ी होकर उनकी टेबल की तरफ चल पड़ी। जिया ने सर पकड़ लिया था कि पता नहीं अब कौन सा तमाशा लगाने लगी है गुल। मिस्टर कैफुर रहमान, आपसे एक बार फिर मिलकर अच्छा लग रहा है। कैफ ने अचानक अपने सर पर उसे खड़ा देखा तो बौखला गया। वो वो आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा, उसने आहिस्ता आवाज में कहा, फिर अपने सर की पिछली तरफ खुजाई थी। वो इस वक्त बिल्कुल मासूम सा बच्चा लग रहा था। वैसे मैं पहला इंप्रेशन कभी भूलती नहीं हूँ। कैफ अब शर्मिंदा सा हो रहा था। आई एम सॉरी, मैं आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसने से आहिस्ता से गर्दन झुकाई थी। ऐसे जुबानी कलामी ये मामला हल नहीं होगा, गुल ने रखाई से कहा था। गुल, क्या कर रही हो, बख्श दो बेचारे की जान। जिया ने गुल के कान में सरगोशी की थी। अच्छा सुनो, आज तुम हमारा बिल अदा करोगे। कैफी ने ऊपर अचानक से देखा, जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। जी। गुल ने बाजू पीछे किए थे, जैसे वो कोई झगड़ालू औरत हो। जी के बच्चे, उस दिन वाली इंसल्ट अभी भूली नहीं हूं मैं। ओ, ओके, मैं पे कर दूंगा आपका बिल। गुल ने जिया को देखा, फिर वो दोनों वापस अपनी जगह पर आई थी। यार बेचारे को तुमने सही पीसा हुआ है। जिया ने गाल के नीचे हाथ रखकर कोनी मेज पर टिकाए गुल से कहा था। उनके ऑर्डर किए मिनी पिज्जा आ चुके थे और साथ ही उन्होंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाने का फैसला किया था, क्योंकि अब तो जेब वैसे भी किसी और की हल्की होनी थी। ये एक छोटे पैमाने की खोटी थी, जिसमें अब एक कमरे की लाइट ऑन थी। उसकी खिड़की से दो वजूद अब तक बैठे गुफ्तगू करते नजर आ रहे थे। यार वो लड़की नहीं है, आफत है। तुम देखोगे तुम भी अल्लाह की पनाह मांगने लगो। और सामने बैठा लड़का अब हंसी से लौट पौट था। यार कसम से, तुम अपने दोस्त की बेबसी पर हंस रहे हो। कैफी ने बेचारी सी शक्ल बनाकर कहा। तुम उससे डर गए, हद होती है। उस लड़के ने सर दाएं बाएं मायूसी से हिलाकर कहा था। यार क्या करूं, मोहब्बत भी अंधी होती है। उसने कहा तो साथ बैठा लड़का जो बाजू कोने तक ले जा रहा था, उसकी आंखों में हैरत आई थी। वाकई उससे मोहब्बत करते हो तुम। वो कहकर एक बार फिर हंसा था। वो उसे भी आफत कह रहा था और उसी आफत से मोहब्बत करके बैठा था। कैफी भी क्या गजब का बंदा था। हाँ, मोहब्बत तो है, वरना उसकी इतनी बातें क्यों सुनता। उसने एक लम्हे के लिए कहा। वो काफी संजीदा लगा था। लगता है तुम्हारी मोहब्बत वाकई सच्ची है। उसने उसका कंधा थपथपाया था। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलेगी तो क्या करोगे। भूरे आंखों वाले लड़के ने उससे पूछा था। कैफी सोच में पड़ गया। क्या उसकी मोहब्बत उसे मिलेगी। आज छुट्टी का दिन था। सूरज की किरणों ने उसके रोशनदान का रास्ता देख लिया था। रोशनी से उसकी पुरसकून आंखों को परेशान किया था। उसने अपना फोन उठाकर टाइम देखना चाहा। अभी 9 बजे थे। साथ ही आज इतवार का दिन था। उसने अपने बाबा के साथ आज अपना तमाम तर दिन गुजारने का वादा किया था। वो जल्दी से उठी और तैयार होने लगी। उसने आज जामनी सादा कमीज जो घुटनों से नीचे आती थी पहन रखी थी। वो हमेशा सादा ही कपड़े पहनती थी। जिया उसे अक्सर कहती थी कि थोड़ा सा फैंसी टच तो दिया करे, मगर उसका जवाब साफ होता था। वो कहती थी, इंसान दूसरों की खुशी के लिए तैयार थोड़ी होता है। इसे वो करना चाहिए जिससे उसका दिल खुश और मुतमिन हो, और मेरा दिल ऐसे ही मुतमिन होता है। वो हमेशा ये कहकर जिया को लाजवाब कर दिया करती थी। उसने अब अपने सीधे बालों को जूड़े में गूंदा था। वो अब अपने दूधिया पैर जूते में डालकर अपने आप को शीशे में देख रही थी। वो धुले हुए चेहरे, सादा लिबास और समेटे हुए बालों में एक मुकम्मल मशरकी की लड़की का रूप था। वो अब नीचे उतरी थी। नाज़िम को किचन में चाय का कहकर वो अपने बाबा के पास आई थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, सुबह बखैर। उसने लॉन में कुर्सियों की तरफ आते हुए कहा। फरहान साहब ने अखबार से नजरें उठाकर अपनी ऐनक दुरुस्त की थी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, उन्होंने मुस्कुराकर गुल को देखते हुए कहा था। बाबा, आज संडे है। फरहान साहब अभी भी अखबार पर झुके थे। हाँ बेटा, जानता हूँ। उसने तनकीदी निगाहों से फरहान साहब को देखा था। उन्होंने वो बात नहीं की थी, मतलब उन्हें याद नहीं था। गुल ने अब सोचा था।
तो बाबा, आज हमें हयाताबाद जाना था ना, आपकी ज़मीनों पर। फरहान साहब ने अब ओह में लफ्ज़ उकेड़े थे। वो वाक़ई भूल गए थे कि उन्होंने गुल से वादा किया था कि वो हर छुट्टी पर हयाताबाद जाया करेंगे। बाबा, आप भूल गए थे ना? उसने शिकायती लहजे में उन्हें देखते हुए कहा था। आई एम सॉरी बेटा, बस अभी नाश्ता करके जाएंगे। उन्होंने गुल को बच्चों की तरह तसल्ली दी थी। नाज़ो भी अब उनकी तरफ चाय का ट्रे लेकर आ रही थी। हयाताबाद का मौसम जरा सा गर्म था बनिस्बत बैरूनी इलाके के। वो फरहान साहब के साथ चलती एक एक चीज का जायजा ले रही थी। वो लोग सड़क के किनारे चल रहे थे। इस वक्त वो लोग मुड़कर उस सड़क पर आए जहां अक्सर वो अपने बाबा के साथ बचपन में आती थी। उसने मुड़कर फरहान साहब को देखा था। फरहान साहब आहिस्ता आहिस्ता चलते उसके पास आ रहे थे। बाबा, आपको याद है जब आप बचपन में मुझे यहाँ लाया करते थे? उसने सर झुकाए पत्थरों को ठोकर मारते हुए कहा था। हाँ बेटा, तुम बहुत शरारती हुआ करती थी। फरहान साहब को उसका बचपन याद आया था। वो मुस्कुराने लगे थे। बाबा, मुझे अपना बचपन याद आ गया है। आप जब भी मुझे यहाँ लेकर आते थे बहुत सी अच्छी बातें बताया करते थे। फरहान साहब अब उसके साथ आकर रुके थे तो वो भी रुक गई थी। हाँ बेटा, उन बातों की अहमियत तो तब होना जब हम वाकई उन्हें अमल में लाएं। यहाँ बचपन में तो ये बातें हमें अच्छी और नई लगती हैं, मगर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम वो शऊर इस्तेमाल नहीं करते हैं। लोगों के साथ वैसे ही मामला करते हैं जैसे लोग हमारे साथ करते हैं। हम सब्र का दामन छोड़ देते हैं। पर बेटी, अगर तुम्हें जिंदगी में कामयाब होना हो तो तुम उन बातों को अमल में लाओगी और सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ोगी। चाहे तुम्हें जितनी भी मुश्किलात क्यों ना आए, तुम कभी भी नहीं हारोगी। गुल आंखों में नमी लिए मुस्कुराई थी। फिर फरहान साहब के गले लगी थी। फरहान साहब ने उसके सर पर बोसा दिया था। वो अब एक साथ टहलकर आगे बढ़ रहे थे। ये वही रास्ता था। गुल को अच्छे से याद था। सामने अस्पताल का बड़ा सा बोर्ड आया तो गुल के जहन पे पर्दों पे बहुत से रंग उभर कर मालूम हुए थे। वो भूरी आंखों वाला लड़का, वो यहाँ था, बिल्कुल उसके सामने। हन्नान, उसने अपना नाम बताया था। वो उनके साथ गाड़ी में बैठा था। वो उसे समझा रहा था। वो उसे थप्पड़ के बाद सहला रहा था। हाँ, वो लड़का जो कहीं खो गया था। गुल की जिंदगी में उसके बगैर अब वो फूल नहीं खिलते थे जो उसे सामने देखते ही कई रंग बदला करते थे। क्या वो उसे याद करता होगा? वो क्या कर रहा होगा इस वक्त? क्या उसे ये याद होगा कि उसकी जिंदगी में कोई गुल आई थी, जैसे उसे सब याद था? जैसे वो हर सुबह का आगाज उस कमरे से करती थी जहां कभी वो आकर रहा था। वो वीरान कोना भी अभी तक वैसा ही था। 4 साल हुए थे, मगर गुल को लगता था 4 सदियां बीत गई हों। वो कहाँ था? हन्नान, तुम आखिर कहाँ हो? इस भरी दुनिया में तुम कहाँ छुपे हो? उसने अपने दिल में पैदा होने वाली आवाज को कानों में गूंजता देखा था। उसके ख्यालात में पीछे कहीं माजी के इस मंजर से धूल छटी थी। वो सहन में बैठा था। 14 साला हन्नान, और सामने से वो हाथ में कुछ लिए भागती हुई उसकी तरफ आई थी। हानी, देखो मैंने क्या बनाया है। वो हन्नान को हानी बुलाती थी और हन्नान उसे जई। पहले जई सिर्फ उसके बाबा उसे बुलाते थे, मगर फिर उसने हन्नान को भी इजाजत दे दी थी कि उसे जई बुला सकता है, और खुद को भी खुद ही इजाजत दे दी थी कि अब से हन्नान को हानी बुलाएगी। वो हाथ में एक छोटा सा कैनवस पकड़े उसके सामने किए हुए थी। उस पर एक खूबसूरत सा घर था जिसके साथ एक दरख्त खड़ा था। उसके नीचे 2 बच्चे बैठे थे और उनके साथ एक खातून भी बैठी थी जो उन्हें कुछ दिखा रही थी। घर में एक 30-35 वर्ष का आदमी दरवाजे के बाहर खड़ा उन बच्चों को देख रहा था। मैंने हमारी फैमिली बनाई है, वो जोश से बता रही थी। वो वाकई बहुत खूबसूरत पेंटिंग थी। लगता ही नहीं था कि एक छोटी बच्ची ने बनाई हो। उसकी तफसीलात मुकम्मल थीं। हन्नान ने पहली बार देखा तो हैरत में मुब्तला हो गया। ये बहुत खूबसूरत है जई। उसने दिल से तारीफ की तो वो कैनवस को जकड़कर पकड़े मुस्कुरा दी थी। ये देखो, मैं बताती हूँ कि ये कौन कौन है। वो अब कैनवस को हन्नान के पास नीचे रखे उसके अफराद से हन्नान का तारुफ करवा रही थी। ये तुम हो और ये तुम्हारे सामने मैं हूँ। ये सलमा आंटी हमें खिलौने दे रही हैं और वो दरवाजे के पास बाबा खड़े हैं। वो हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं जैसे वो रोज हमें छुप छुप कर देखकर मुस्कुराते हैं। हन्नान ने एक एक फर्द को जैसे गुल मुतारिफ करवा रही थी खुशी से देखे जा रहा था। आखिर में उसे दाद भी दी थी। वो अब कैनवस दूसरी तरफ रखकर खुद हन्नान के साथ जुड़कर बैठ गई थी। उसका इरादा आज हन्नान से बहुत सी बातें करने का था। ये बात हन्नान को समझ आ जाती थी जैसे ही वो इस तरह से जुड़कर उसके साथ बैठती थी। तो आज मिस जई को क्या जानना है? उसने हाथ उठाकर उसका सर शरारती अंदाज में हिलाते हुए कहा था। आउच! हानी, मेरी पिन्स खराब हो जाएंगी।
हन्नान ने अचानक ही हाथ पीछे हटा लिए थे और फिर मुजरिमों की तरह दोनों हाथ खड़े करके माफी मांगी थी, जो जई ने फौरन कबूल कर ली थी। अब वो दोनों बैठे सहन में लगे उस दरख्त को तक रहे थे। जई, तुम्हें लगता है जब तुम बड़ी हो जाओगी और किसी मकाम पर होगी, लोग तुम्हें इज्जत देंगे, क्या वो ऐसा करेंगे? ये तमाम बातें उस 14 साल दिमाग में न जाने कब से पल रही थीं। इस दुनिया के गहरे अंधेरों ने उसे वक्त से पहले ही तल्ख हकीकत दिखाकर खरा और समझदार बना दिया था। हाँ, वो लोग मेरी इज्जत करेंगे क्योंकि मैं उस मकाम तक अपने जीनियस दिमाग से पहुंचूंगी, चीटिंग थोड़ी ना करूंगी। जई का जवाब खटाक से आया था। हन्नान को उसके जवाब पर हंसी आ गई थी। नहीं, दुनिया आजकल इतनी बेवकूफ नहीं है। तुम अभी छोटी हो दुनिया की चालाकियों को समझने के लिए। उसने कहा तो जई ने कुछ हैरत और कंफ्यूजन के मिले जुले तासुरात से उसे देखा था। देखो, इस दुनिया में अपने आप को मनवाने वाले तो बहुत होंगे, मगर किसी को मानने को कोई तैयार नहीं होगा। आजमा कर देख लेना। उसने जिताने वाले अंदाज में कहा था, मगर उस वक्त जई को उसकी बातें समझ नहीं आई थी। छठी धूल के पर्दे दोबारा आगे आ रहे थे। वो मंजर पीछे रह गया था। वो भयाता बात पर उस गली में अपने बाप के साथ खड़ी थी। उसकी आंखें नम थीं, न जाने वो कब से रो रही थी। अपने खामोश आंसुओं को चुप करवाकर वो अब फरहान साहब के साथ आगे चल रही थी, लेकिन उसका जहन अब तक उन उलझनों में मुब्तला था। वो अभी भी ना चाहते हुए भी हन्नान ही के बारे में सोच रही थी। उसने सोचा था कि आखिर उसको किन चीज़ों ने बचपन से ही दुनिया का असली चेहरा देखने पर मजबूर किया था। उसका बचपन तो शफाफ था, मगर क्या वो कभी हन्नान की जिंदगी की तस्वीर में खुद को देख सकती थी? नहीं, उसमें हिम्मत नहीं थी। बचपन की वो कच्ची उम्र हमारी जिंदगी की अक्कासी करती है, वो सोचती थी। उसके बचपन ने उसे उसके सवाल करने की उम्र में ही उसको जवाब सिखा दिए थे। वो जवाब जिनकी जई को आज भी इतने सालों बाद तलाश रही थी। बचपन में ही अगर वीरानी आ जाए तो उसकी धूल सारी उम्र नहीं छुटती। आज अगर हन्नान उसके साथ होता तो उसकी जिंदगी को देखने का जाविया ही कुछ और होना था। वो उसके हर सवाल का जवाब जानता था। एक वही तो था जिसे वो अपनी हर बात कहा करती थी, मगर क्या उसने कभी सुनी भी थी? दिल ने बहुत तल्खी से उसके सवाल के जवाब में नहीं कहा था। वो आज यूनिवर्सिटी के गेट पर जिया का इंतजार कर रही थी। आज उनके मिड्स का पहला इम्तिहान था और जिया न जाने क्यों आज लेट हो गई थी। वो मुस्तरिद सी सड़क पर चलती गाड़ियों को देख रही थी कि शायद उनमें से किसी में उसे जिया नजर आ जाए, मगर 5 मिनट होने को आए थे, वो नहीं आई थी। वो बार बार उसके नंबर पर कॉल कर रही थी, मगर जिया रिसीव ही नहीं कर रही थी। क्या हुआ? आप अंदर क्यों नहीं जा रही? ये कैफी था। वो अभी अभी आया था और बाइक अंदर लेकर जा रहा था। वो मैं अपनी दोस्त का इंतजार कर रही थी, उसने कहा था वो आने वाली है। कैफी ने उसे देखा तो वो परेशान लग रही थी। आज पहला पेपर था और उसे टेंशन थी कहीं जिया का पेपर ना रह जाए, और उसकी वजह से उसका अपना भी। आपने उन्हें कॉल की है? कैफी ने उसके मुस्तरिब अंदाज को देखकर कहा था। हाँ, कई बार किया है, मगर वो फोन ही नहीं उठा रही। कहते हुए उसकी नजरें अभी तक सड़क पर थीं। आप अंदर चलें, वो आती ही होगी, कैफी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा था। इतनी देर पहले तो कभी नहीं लगाई उसने। वो घड़ी को देख रही थी। 9 बजे पेपर शुरू होना है, बाकी सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। इसी वक्त करोला आकर रुकी थी। जिया उसमें से निकलती गुल की तरफ आई। जिया की बच्ची कहाँ रह गई थी? वो उसे झिड़कने के अंदाज में कह रही थी। कैफी को साथ खड़ा देख वो हैरान हुई थी। उसने हेलमेट उतार कर आगे रखा हुआ था और स्टैंड पर बाइक लगाई हुई थी। ये यहाँ क्या कर रहा है? जिया ने सरगोशी में गुल के कान में कहा था। वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ, उसने साफ ऊंची आवाज में कहा। हाँ जी, वो गुल काफी परेशान लग रही थी आपके लिए, उसने बहुत ही नरम लहजे में कहा था। जिया को हैरानी हुई कि वो लड़का उनकी इतनी इज्जत कर रहा था, जबकि वो तो उसे हर उल्टे काम में फंसाती थी। वो अब अंदर आ चुके थे और इम्तिहान शुरू हो चुका था। इम्तिहान के बाद वो बाहर आई तो जिया ने कहा कि उसे प्यास लगी है। वो लोग अभी कैफे की तरफ जा रहे थे। जब वो प्रिंसिपल ऑफिस के सामने से गुजरने लगी तो वहां कोई खड़ा था। वो कैफी था। प्रिंसिपल साहब उसे कुछ बता रहे थे और वो कुछ परेशान सा सुन रहा था। यार, वो कैफी नहीं है? जिया ने गुल से कहा था। हाँ, ये तो वही है, इसे प्रिंसिपल साहब ने क्यों बुलाया है? वो अभी देख ही रही थी जब कैफी बाहर आया। वो बहुत ही परेशान लग रहा था। कैफी, क्या हुआ? खैरियत तो है? गुल ने उससे पूछा था। वो दीवार से टेक लगाए सर झुकाकर खड़ा था। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो तकरीबन रो देने के करीब था। क्या हुआ है, कुछ तो बोलो, गुल ने दूसरी बार उससे कहा था।
वो वाकई उसके लिए परेशान हुई थी। "मम, मेरे बाबा को हार्ट अटैक हुआ है", उसने अटक अटक कर बोला था। उससे बोला नहीं जा रहा था। या मेरे अल्लाह, अल्लाह उन्हें सेहत दे। गुल को समझ नहीं आया वो उसे कैसे तसल्ली दे। तो तुम्हें तो अभी उनके पास होना चाहिए, उसने सोचकर कहा था। मेरे बाबा कराची में होते हैं, उनकी वहां जॉब है, यहाँ से तो बहुत दूर पड़ता है, मैं नहीं जा सकता, उसने मुद्दा बयान किया था। चलो तुम टेंशन न लो, उनके लिए दुआ करो, अल्लाह उन्हें जल्द सेहतयाब कर देगा। उसने कैफी का कंधा थपथपाया तो ठटक कर उसकी तरफ देखने लगा था। उसे करंट सा महसूस हुआ था। गुल ने भी किसी एहसास के तौर पर हाथ फौरन ही हटा लिया। तुम्हारे वो दोस्त कहाँ हैं जो उस दिन तुम्हारे साथ थे? उसने न जाने क्यों ये सवाल पूछा था। वो वो तो मेरे दोस्त नहीं है, वो तो बस क्लास फेलोज हैं। मेरा एक ही दोस्त है, वो मेरे साथ हॉस्टल में होता है। उसका जहन भटकाने में गुल अब कामयाब हुई थी। अगर वो ऐसे ही सोचता रहता तो डिप्रेशन में चला जाता। अच्छा, वो कहाँ पढ़ता है? गुल ने पूछा था। वो प्राइवेट इम्तिहान दे रहा है, मिड्स के बाद वो यहीं दाखिला ले लेगा, उसने मुझे बताया है। गुल इसकी बातें सुनते उसके साथ रुक गई थी, जबकि जिया कैफे के काउंटर पर खड़ी जूस खरीद रही थी। गुल, कैफी तुम लोगों के लिए भी ले आऊं क्या? उसने दूर से कहा था। गुल ने हाथ जलाकर हाँ कहा था। कैफी ने उससे हैरत से देखा था। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, उसने गुल से फौरन कहा था कि कहीं वो उसके लिए भी जूस ना खरीद लें। देखो कैफी, तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, कुछ रिफ्रेशमेंट तो होनी चाहिए ना, इनकार मत करना। गुल ने उसे समझाने के से अंदाज में कहा था। वो इस बार इनकार नहीं कर सका। अब वो तीनों मेज के गिर्द बैठे थे। दाएं तरफ गुल और जिया और गुल के बिल्कुल सामने कैफी। गुल जूस पीती चोर नजरों से कैफी को देख रही थी। वो सर झुकाए पहलू में गिरे हाथों को देख रहा था। गुल को एक पल के लिए लगा था जैसे वो हन्नान हो और किसी ख्वाब किसी कैफियत में वो उसके सामने बैठा था। वो बिल्कुल हन्नान के जैसा लग रहा था। जैसे जब हन्नान परेशान होता था तो वो दीवार से लगकर सर झुका देता था। उसे वो दिन याद आया था जब सलमा बी को शदीद खांसी थी और वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी। गुल और हन्नान उनके पास बैठे थे। गुल अब उनको पानी दे रही थी। हन्नान को लगा था वो अभी रो देगा। वो वहां से उठकर बाहर आ गया था। गुल ने यह देखा तो उसके पीछे लपकी। वो 14 साल हन्नान अब दीवार से टेक लगाए सर झुकाए हुए था और उसकी आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। 11 साल गुल ने उसका कंधा थपथपाया था और आज कैफी की वो हालत देखकर वो एक बार फिर 11 साल गुल बन गई थी, जिसने 14 साल हन्नान का कंधा थपथपाया था। मगर वो हन्नान नहीं था, वो तो कैफी था। आप आपको क्या हुआ है? कैफी की आवाज़ में उसे चौंकाया था। वो न जाने कब से कैफी को उस तरह से देख रही थी। नहीं, कुछ नहीं, उसने अचानक से खुद को संभालते हुए कहा। आप परेशान ना हो मेरे लिए, मैं ठीक हूँ अब। वो गुल को तसल्ली दे रहा था। वो बिल्कुल हन्नान की तरह तसल्ली देता था। वो क्यों उसे हन्नान की याद दिला रहा था? उसे उसके अंदाज से तकलीफ हो रही थी। ओके, मैं चलती हूँ, कल के पेपर की तैयारी भी करनी है। वो कहकर अपना फ़ोन उठाती वहां से जाने लगी तो जिया ने उसको रोका था। रुको गुल, कहाँ जा रही हो तुम? आज तुमने मेरे साथ जाना था, उसने याद दहानी करवाई। हाँ चलो फिर चलें, गुल ने उसे कहा था। वो लोग अब कैफे को खुदा हाफिज कहती बाहर आ गई थीं। शाम के 5 बजे थे। दिन अब ढल रहा था। वो स्पार्ट चेहरे के साथ कॉफ़ी के खाली बर्तन मेज से उठाता अंदर आया था। काउंटर के पीछे वो खड़ा दिन का हिसाब लगाता मसरूफ सा लग रहा था। उसने रजिस्टर बंद किया और कैफ़े की तमाम लाइट्स ऑफ करने के बाद वो दरवाज़ा बाहर से लॉक करके रोड पर पैदल चलने लगा। वो इस कैफ़े में 1 साल से काम करता था। इसका घर और कैफ़े में बस 1 किलोमीटर का फासला था, तो वो अक्सर वहाँ पैदल ही जाया करता था। उसने फ़ोन मिलाकर कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम सर। उसने फ़ोन कैफ़े के मालिक को मिलाया था। चंद लम्हे दूसरी तरफ की बात सुनकर उसने सर हिलाया। जी सर, मैं कल आपके पास आ जाऊंगा। उसने फ़ोन जेब में डाला और सर झुकाए चलता गया। अगले दिन वो तैयार होकर सर के ऑफिस आ गया। उसने जो बात सोची थी वो उसने आज बिलाकर करने का सोच लिया था। उसने नॉक किया तो सर ने उसे अंदर आने का कहा। हाँ सुनाओ, क्या हाल है हन्नान? सर ने उसे देखते ही खुशी काकी से पूछा था। वो जब से आया था उनका कैफ़े पहले से ज़्यादा तरक्की कर रहा था और सर उसकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश थे। सर मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, उसने सर को देखते हुए कहा। हाँ बोलो, क्या बात है? सर मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ, उसने कहा तो सामने बैठे शख्स ने उसे हैरत से देखा था। क्यों बेटा, तुम्हें तो इस जॉब की ज़रूरत थी। हन्नान ने अब सर झुका लिया था। सर
मैं ये जॉब अपनी माँ के लिए कर रहा था। अब वो इस दुनिया में नहीं रही तो मुझे इस जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अब फाइल एक तरफ रखी और फिक्रमंदी से हनान को देखा। लेकिन बेटा, तुम्हें खुद भी तो ज़रूरत होगी पैसों की। वो संजीदगी से अपनी बात कर रहा था। सर, आप जानते हैं मैं अपनी ज़िंदगी में गोल्स के साथ चलता हूँ। मैं जो काम करता हूँ उसको असूलों से लेकर चलता हूँ। अख्तर साहब उससे मुतासिर हुए बिना ना रह सके थे। वो हमेशा उन्हें ऐसे ही लाजवाब कर देता था। हन्नान बेटा, तुम मुझे हैरान कर देते हो हमेशा। खैर ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं रेजिग्नेशन लेटर पर साइन कर देता हूँ। उन्होंने साइन करके लेटर हन्नान को दे दिया था। नौजवान, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जिंदगी में बहुत आगे तक पहुंचोगे। तुम्हारी ईमानदारी और नेक नियति तुम्हें एक दिन बड़ा इनाम देगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वो मुस्कुराकर उन्हें शुक्रिया कहता बाहर आ गया था। आज यूनिवर्सिटी का नया सेमेस्टर स्टार्ट होना था। वो जल्दी से बालों को कंघा किए अपना रिवायती सादा हल्के नीले रंग का सूट पहने हुए था। बैग उठाकर वो बाहर निकली तो फरहान साहब भी ऑफिस के लिए जाने को तैयार थे। चलो बेटा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, उन्होंने मुस्कुराकर गुल से कहा था। ओके बाबा। वो भी खिलखिलाती हुई सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ गई थी। वो अभी यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर ही पहुंचकर गाड़ी से उतरी थी कि जिया उसे लेने आई हुई थी। वो दोनों अंदर आ गईं। आज तमाम नए सब्जेक्ट्स का इंट्रो होना था। वो लोग क्लास में ही रही थीं। फिर फ्री लेक्चर में वो बाहर आ गई थीं। वो बाहर ग्राउंड की तरफ जा रही थी जब किसी ने उन्हें आवाज़ दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो वो कैफी था जो उन्हें आवाज़ दे रहा था। ये क्यों बुला रहा है? जिया ने गुल से कहा था। चलो चल कर देखते हैं। वो दोनों उसकी तरफ बढ़ाईं। कैसे हो कैफी तुम? गुल ने मुस्कुराकर उससे पूछा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आपको किसी से मिलवाना था। वो उनसे बहुत खुश होकर कह रहा था। मिलवाना था? लेकिन किससे? गुल को वाकई हैरत हुई। मेरा दोस्त, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो क्लास की तरफ देखकर मुस्कुराया। गुल ने अंदर देखना चाहा। उसके लिए झलक ही काफ़ी थी, क्योंकि जो अंदर बैठा हुआ था वो उसका वहम ही हो सकता था। उसने क्या वाकई उसे देखा था? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो भला यहाँ कैसे आ सकता था? गुल, तुम आज ठीक नहीं हो, उसने अपने आप से ही कहा था। आप अंदर आए, वो अंदर ही है। हाँ, वो अंदर ही था, बिल्कुल वैसा ही जैसा 5 साल पहले होता था। वही घने बाल, कोहनियों तक मुड़े हुए बाजू, वैसे ही स्याह जीन्स और सफ़ेद शर्ट, वही भूरी आंखें। वो इसे कभी किसी भी ज़माने में दूर से पहचान सकती थी। वो बिल्कुल नहीं बदला था। हन्नान, उसने सरगोशी में कहा था, मगर उसकी आवाज़ कदरें ऊंची थी। कैफी ने उसके मुंह से नाम सुना तो हैरत से उसे देखा। आपको कैसे पता कि मेरे दोस्त का नाम हन्नान है? उसने हैरत से गुल की तरफ देखा तो वो हड़बड़ा गई। नहीं, वो तुमने एक दफ़ा जिक्र किया था ना। उसको नहीं मालूम था कि वो उतना ऊंचा बोली थी। अच्छा, हैरत है, मैं तो ऐसे नाम नहीं लेता, लेकिन खैर शायद मैंने बताया हो, इसने खुद के से सोचने के अंदाज में कहा। वो जब उसकी तरफ आए तो इसने सर उठाकर महज कैफी को देखा था। उसने अभी तक गुल को नहीं देखा था। हन्नान, ये मेरी दोस्त हैं, जूनियर हैं, और ये हन्नान है, मेरा सबसे पुराना दोस्त। उसने दोनों तरफ का भाम तारुफ कराया था। हन्नान ने सर उठाकर गुल और जिया को देखा था। उसकी नज़रें जिया से होते हुए गुल की तरफ गई थीं। गुल ने मुश्किल सांस लिया था, मगर उसकी आंखों में पहचान की कोई रमक नहीं थी। क्या वो उसे नहीं पहचाना था? ऐसा कैसे हो सकता था? ओह, मैं नाम बताना तो भूल ही गया। ये जिया है और ये गुलनार, ज़ारा उर्फ गुल। उसने अपने नाम के साथ तारुफ करवाया था, मगर हन्नान के चेहरे पर पहचान के कोई आसार न थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हन्नान हूँ, कैफ़ी का दोस्त। उसने इंतहाई मुहज़्ज़िबाना तौर पर अपना तारुफ करवाया था। उसने इस दौरान एक बार दोनों को देखा था और फिर सर झुका दिया था। वो ऐसा क्यों हो गया था? उसे ऐसे पहचान नहीं हो रही थी, मगर उसके नाम से भी उसकी आंखें नहीं चमकी थीं। ऐसा क्यों था? वो ऐसा क्यों हो गया था? वो इस पल गुल को दुनिया का सबसे मगरूर और खुदगर्ज इंसान लगा था। आपसे मिलकर अच्छा लगा, गुल ने भी बिल्कुल उसी अजनबियत के अंदाज में कहा। उसका दिल किरची किरची हुआ था, मगर इस पल उसे अपने दिल की किरचियों की कोई परवाह ना थी। वो तो उस अजनबी शख्स को देख कर रह गई थी। वो कैसे रुख फेरे खड़ा था। वो कितनी जुर्रत से उसके सामने खुद को एक अजनबी पेश कर रहा था। गुल को लगा कि अगर अब वो मजीद एक पल भी यहाँ रुकी तो उसका सांस लेना मुहाल हो जाएगा। जिया, आओ चलें, क्लास का टाइम होने वाला है। उसने जिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींचती बाहर निकल गई। यार गुल, एक तो हर 2 मिनट की फ्रैंकनेस के बाद तुम्हारा मीटर घूम जाता है, उसने गुल से शिकायत करते हुए कहा। वो तो समझ रही थी कि गुल को कब किसी से गुलना भिलना नहीं हो तो ऐसे ही बहाने करके वहां से आ जाती थी। इस बार भी उसने यही किया था।
मगर इस बार मामला कुछ और था। वो जिया को पहली बार किसी बात से पर्दे में रखना चाहती थी। वो सिर्फ जिया को ही नहीं बल्कि खुद भी इस बात से पिन्हा रहना चाहती थी। मगर वो कैसे जानती कि जो दिल में बसते हैं उनसे छुपने के लिए सांसें तक रोकनी पड़ती हैं। यार कितना हैंडसम था ना, कैफी से भी एक पॉइंट आगे। मैं तो इस यूनिवर्सिटी में कैफी को ही सबसे हैंडसम मानती थी। अब तो पहला नंबर हन्नान का है। और तुम्हें क्या पड़ी थी? अभी आधा घंटा पड़ा है। अगर हम कुछ देर और उनके साथ बैठ जाते तो क्या हो जाता? इतना शरीफ सा लड़का लग रहा था। मैं तो सोच रही थी एक मेरी प्यारी गुलनार और ये सबसे हैंडसम लड़का हन्नान। तुम दोनों को एक साथ देखकर तो चांद भी शर्मा जाएगा। वो न जाने क्या क्या बोली जा रही थी। गुल को उसकी आखिरी बात पर अपना सांस बंद होता महसूस हुआ था। वो नहीं जानती थी कि अनजाने में कहे जाने वाले ये अल्फाज गुल की जिंदगी में कांटेदार खार के और कुछ ना थे। जिया चुप कर जाओ और आइंदा ऐसी फजूल बात करने से पहले 100 मरतबा सोचना। उसने इंतहाई सख्ती से जिया को कहा तो जिया ने हैरत से उसे देखा था। तुम्हें क्या हुआ है गुल? तुम तो बहुत ही गुस्से में लग रही हो। आज से पहले तो तुमने कभी मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की थी। उसने गुल से आहिस्ता से कहा था। वो जानती थी कि गुल को कोई परेशानी तो जरूर थी, वरना वो इस लहजे में तो कभी किसी से नहीं बोली थी। नहीं, आई एम रियली सॉरी। वो बस मेरे सर में दर्द हो रहा है इसीलिए। उसने जल्दी से बहाना बनाया था। अरे ऐसी बात ही तो पहले बताना था ना। आओ हम कैफे चलते हैं। तुम कॉफी पियोगी ना तो फौरन उसे आराम आ जाएगा। उसने चुटकी बजाकर मुस्कुराकर गुल को कहा था। गुल भी उसकी बात पर मुस्कुरा दी थी। जिया और गुल की दोस्ती में कोई सटमहरी नहीं होती थी। वो हमेशा एक दूसरे के साथ चलती थी। अगर कोई एक बात सट बात कर देती तो दूसरी उसको बुझाने की कायल थी। दोनों की दोस्ती जैसे रिश्ते से आगे बहनों की तरह रहती थी। कभी कोई दरार या खलिश उन दोनों के रास्ते जुदा नहीं कर सकी थी। वो दोनों ऐसी ही थीं। अब भी जिया ने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए उसे ऐसे कहा था और वो वाकई मुस्कुरा दी थी। वो अब कैफे की तरफ बढ़ गई थी। कैफे में अभी इक्का दुक्का मेज पर कुछ स्टूडेंट्स बैठे थे। वो खिड़की के साथ वाली मेज पर जा बैठी थी। जिया ने गुल और अपने कॉफी ऑर्डर की और खुद गुल के साथ जा बैठी थी। गुल यार, तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना कि तुम्हारे सर में दर्द है। बिला वजह तुम्हारा सर खा रही थी। उसने गुल से शिकायत की। हाँ, आई एम सॉरी। जिया ने दाएं बाएं सर हिलाया जैसे उसे मायूसी हुई हो। ये कब से हमारे दांत फॉर्मेलिटीज आने लगी? सॉरी और थैंक यू दोस्ती के खिलाफ सी बात है। आइंदा मत कहना। उसकी बात पर एक बार फिर गुल को माजी के रंगों में धकेल गया था। हन्नान, वो भी उससे यही कहा करता था। मगर वो ये सब क्यों सोच रही थी? ये अब बस एक माजी था। उसे तो वो याद तक नहीं था। वो भी सोच ही रही थी कि जिया ने उसके सामने भाप उड़ाता कॉफी का कप रखा। लो जी तुम्हारी कॉफी। उसने कहा और खुद अपनी कॉफी अपने सामने रखे सीट पर बैठ गई। इसी वक्त एक जानी पहचानी आवाज दोनों के कानों में पड़ी थी। गुल का रुख दरवाजे से दूसरी जानिब था, मगर जिया का रुख कैफे के दरवाजे के बिल्कुल सामने था। उसने दरवाजे की तरफ देखा था। ओह, कैफी लोग यहाँ आए हैं। उसने हैरत अंगेज मुस्कुराहट से उनकी जानिब देखा, मगर गुल उनको नहीं देख सकती थी। क्या हन्नान भी उसके साथ था? हन्नान तो वाकई बहुत हैंडसम है। जिया ने एक बार फिर कहा था। अब तो ये बात कंफर्म थी कि हन्नान भी साथ था। हाँ, तो जाहिर सी बात है, वो दोनों दोस्त हैं तो उन्होंने एक साथ ही होना था। मगर वो कैफे ही क्यों आए थे? गुल के दिल में बहुत से सवालात उठे थे। वो अपने आप से शिकायत कर रही थी कि वो यहाँ क्यों आई थी। तभी कैफी उनकी टेबल की तरफ बढ़ा। ओह हेलो, तुम लोग भी यहाँ हो? कैफी ने मुस्कुराकर कहा था। गुल ने ऊपर नहीं देखा था। वो बस खामोशी से अपने कॉफी के सिप लेती रही। हेलो, नाइस टू मीट यू अगेन। जिया ने मुस्कुराकर कहा था। कैफी के साथ खड़ा वो इस शराब की हालत में अब कैफी से कुछ कह रहा था। वो बहुत ही आहिस्ता से कैफी के कान में सरगोशी कर रहा था। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। अब हम चलते हैं, वो हन्नान को कहीं जाना है। कैफी कहकर अब बाहर निकल आया था। हन्नान भी उसके साथ ही बाहर आ गया था। अचानक ही वो दोनों बहुत जल्दी में वहां से गए थे। ऐसी भी क्या बात हो सकती थी? वो अब उसके साथ बाइक पर बैठा था। कैफी बाइक चलाता सड़क की तरफ देख रहा था। यार ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है? उसने हवा के बाहर ऊंची आवाज में कहा था। यार तुम नहीं जानते, एक क्लाइंट है, उसे मैंने टाइम दे रखा है आज का, और मैं अचानक ही मैं भूल गया। चलो मैं पहुंचा देता हूँ तुम्हें, वापस आओगे? नहीं यार, अब मैं कल ही आऊँगा, उसने जवाब में कहा था। कैफी उसे उसके घर छोड़कर खुद वापस आ गया था। वो जैसे ही अंदर आया तो सोफे पर वो बैठा था। हन्नान ने उसे देखा तो वो घूटने लगा। वो अब सोफे से उठकर कदम कदम चलता उसकी तरफ आया था। हाँ तो क्या कर लिया तूने मुझे धुतकार कर? हाँ बोल। वो हन्नान का गिरेबान पकड़कर जबड़ा भींच कर बोला था।
मेरा गिरेबान छोड़ें। उसने अपने जब्त पर काबू पाते हुए बोला था। क्यों छोड़ दूं? मेरे 3 लाख कहाँ हैं? वो चिल्लाकर बोला था। वो 50 वर्ष का एक सख्त झुर्रियों वाला शक्ल का शख्स था। वो हन्नान का बाप था। जब से सलमा की मौत हुई थी वो रोज ही उसके घर आता था। उसका न जाने कहाँ से हन्नान के इस घर का पता चल गया था, लेकिन वो पिछले 1 साल से उसके घर आता था और उसको पैसों का कहकर उसकी जान की धमकी देता था। वो कौन बाप बेटी हैं जिन्होंने तुझे और तेरी उस माँ को एक घर ही दे दिया था और तू आज उसमें याशी करता फिर रहा है? अब की बार उसकी आंखों में खून उतरा था। उन्होंने ये घर मुझे मुफ्त में नहीं दिया था, बल्कि मैंने उन्हें इसकी रकम अदा की थी, उसने सख्त लहजे में कहा था। अच्छा, तो इतना पैसा तेरे पास आया कहाँ से? हाँ, बेवकूफ़ किसी और को बनाना। वो तल्ख मुस्कुराहट से हनान को देख रहा था। मैं ये तुम्हें बताने का पाबंद नहीं हूँ और ना ही मेरे पास कोई पैसे हैं, इसने अपना गिरेबान छुड़ाते हुए रईस को कहा था। गुलनार ज़हरा। उसके मुंह से ये नाम सुनकर एकदम ही हन्नान का चेहरा सुर्ख हुआ था। उसने झपटने के से अंदाज से रईस की गर्दन से उसे पकड़ा था। रईस का अब सांस लेना मुहाल हो रहा था। उसने एक झटके के साथ रईस को का गला छोड़ा था तो वो खांसने लगा। फिर खांसते हुए कमीनी मुस्कुराहट से हन्नान को देखा। बस यही देखना था, मतलब वो वाकई तेरी वो बचपन की महबूबा है। अब वो ही एक मोहरा है मेरे लिए। बचा सकता है तो बचा ले उसे। वो कहता हुआ हनान को कोहनी मारता उसके साथ से निकलकर बाहर चला गया और हनान सुर्ख आंखों से उसी जगह को देखता रह गया जहां अभी उसका बाप खड़ा था। वो जई को निशाने पर रखे हुए था। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता था। हनान ने अपनी पूरी कोशिश की थी वो कि अब गुलनार से ताल्लुक बढ़ाकर उसके ये मुश्किलात खड़ी नहीं करेगा, मगर उसका बाप तो उसके एक एक कदम पर नजरें जमाए हुए था। बचपन में जब वो एक कमज़ोर लड़का था तब भी उसका यही बाप उसकी ज़िंदगी का डिक्टेटर बना हुआ था, मगर अब जब वो ज़िंदगी में किसी मकाम पर पहुंचने ही वाला था, ऐन उस वक्त से पहले वो डिक्टेटर एक बार फिर उसके रास्ते में कांटे बिखेरे हुए था। उसको पता ही नहीं चला था कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। आसमान पर आज फिर बादल छाए थे। मौसम पिछले दिनों की बदौलत आज बहुत खुशगवार था। गुल अपने नोट्स लिए बाहर जिया के साथ कॉरिडोर के बाहर पाँव किए बैठी थी। यार, आज तो मौसम को देखकर मेरा दिल चाह रहा है कि हम कहीं घूमने चलें। अनवर बाबा के गोलगप्पे खाएं हैं? वो जिया के बात करने के अंदाज से मुस्कुरा दी थी। अच्छा जी, और जो सर हमजा ने टेस्ट दिया है उसमें फेल हो जाएं। गुल ने भी उसी के अंदाज में कहा और फिर नोट्स पर देखने लगी। यार गुल, तुम भी ना, मैं तो चंद घंटों की बात कर रही हूँ, बाकी दिन तो हमने पढ़ाई करनी है। अगर एक कुछ पल ऐसे गुजार लें तो जिंदगी भर की मेमोरीज बन जाएंगी। जिया अपने ही धुन में कह रही थी। उसने गुल की तरफ देखा तो वो गहरी सोचों में मगन थी। उसने उसका कंधा हिलाया था। गुल, क्या हुआ? उसने कुछ परेशानी से गुल को देखा था। नहीं, वो कुछ नहीं। तुमने मेमोरीज की बात की थी ना? जिया ने हाँ में सर हिलाया। तो मैं ये सोच रही थी कि बाज़ औक़ात हम जिन चीज़ों को खुशगवार तस्वुर कर रहे होते हैं वो मुस्तकबिल में हमारे लिए ऐसा बोझ भी शुमार हो सकते हैं जिनको हम हमेशा के लिए भूल जाना चाहेंगे। उसने गुल के संजीदा अंदाज पर उसे हैरत भरी नज़रों से देखा। खैरियत तो है, इतनी संजीदा बातें क्यों कर रही हो? उसने नामालूम से अंदाज में हल्का सा मुस्कुराकर गुल से कहा था। मैंने तो यूं ही बात की थी। गुल ने कंधे अचकाकर हल्का सा मुस्कुराकर जिया से कहा। लेकिन ये फलसफा मेरे सर के ऊपर से गुजरा है, जिया ने नाक इकट्ठा करके चढ़ाने के अंदाज में कहा था। यही कि इंसान मेमोरीज नहीं बनाते, मेमोरीज इंसानों को बनाती हैं। गुल ने स्पॉट से अंदाज में कहा तो जिया ने उसे चौंक कर देखा था जैसे वो बुखला गई हो। गुल, तुम्हारे पास ऐसी बातें कहाँ से आती हैं? उसने एकदम हैरत से देखा था। तुम खुद देखो, जब हम मेमोरीज बना रहे होते हैं ये सोचकर हम आगे जाकर उनको याद करके खुश होंगे, मगर कौन जानता है कि आगे जाकर उन मेमोरीज का कोई हिस्सा ऐसा भी हो सकता है जो हमसे दूर कहीं खो जाए। हम उन मेमोरीज को याद करके मजीद दुखी हो जाएं। हालात हमेशा एक से नहीं रहते जिया। उसने इस बार नरम से अंदाज में जिया को देखते हुए कहा था। ओके मेरी फिलॉसफर गुल, अब पढ़ाई कर लेते हैं ताकि पेपर में भी कुछ फिलॉसफी लिख सकें। उसने ऐसे अंदाज से कहा था कि गुल को हंसी आ गई। इसी पल कैफी उनकी तरफ आया था। जिया ने पुरजोश से अंदाज में कैफी को कहा तो गुल ने एकदम से चेहरा उठाकर उसे देखा। जिस बात का उसे अंदेशा था वही हुआ था। हन्नान भी कैफी के साथ मौजूद था। हेलो लेडीज, क्या चल रहा है? कैफी ने मुस्कुराकर कहा। पहली बात तो हम लेडीज नहीं लड़कियां हैं, ओके? और हम बिल्कुल ठीक हैं। हमें डिस्टर्ब ना किया जाए तो बेहतर होगा, कल हमारा ग्रैंड टेस्ट है।
जिया ने उसे झट से जवाब दिया था। कैफी उसे देखकर मुस्कुराया था। गुल ने एक पल में नजर उठाकर उसे देखा था। कैसी इत्तेफाक की बात थी, वो भी इस पल उसे ही देख रहा था। उसकी नज़रों में आज कुछ था, जैसा कोई वसवसा या कोई और बात। इस चीज़ को गुल एक पल के लिए मैं परख नहीं पाई थी। वो अब उन भूरी आंखों से सवाल करना चाहती थी, वो उससे शिकवे करना चाहती थी, मगर क्या वो उस मकाम पर थी भी कि नहीं कि वो गिले कर सके। शिकवे शिकायतें तो अपनों से की जाती हैं, और उसने तो उसे 5 साल पहले ही पराया कर दिया था। वो अब से कुछ पल पहले वाली गुल बनना चाहती थी, जिसने हन्नान को अपने लिए अजनबी तस्लीम किया था। फिर उसके सामने आते ही वो क्यों मुस्तरब हो गई थी, उसकी धड़कन बढ़ती ही क्यों जा रही थी। इससे पहले कि वो वहाँ से जाती, जिया ने उन दोनों को बैठने की ऑफ़र की थी। उसने घूर कर जिया को देखा था। जिया बस हल्का सा मुस्कुरा दी, और गुल को इस हरकत पर उसे जूते लगाने का दिल चाह रहा था। खैर, इस जिया की बच्ची को तो वो बाद में बताएगी। कैसी हैं आप गुलनार? ये अजीब बात थी कि हन्नान ने इससे बात का आगाज़ किया था। वो तो इससे बात ना करने का अहद करके बैठी थी, मगर उसने गुफ्तगू ही उसके नाम से शुरू की थी। मैं ठीक हूँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया था। वो चाहती थी कि मौजू किसी दूसरी जानिब चला जाए, वरना उसका यहाँ बैठना उसके लिए कठिन हो जाएगा। अच्छा लगा जानकर कि आप ठीक हैं, उसने मुस्कुराकर उसी अजनबी अंदाज में कहा था। गुल को उसका ये अजनबी लहजा अब जहर लग रहा था। उसने फीकी सी मुस्कुराहट से सर को कम दिया। वो मजीद कुछ नहीं बोलना चाहती थी। जिया, तुम पढ़ भी नहीं रही, तुम्हारे पास तो नोट्स ही नहीं है। वो तो गुल हैं जो संजीदगी से पढ़ रही हैं। कैफी ने इस माहौल के तनाव को हल्का करने की कोशिश की थी। नहीं, हम एक ही नोट से पढ़ रहे हैं। जिया ने गुल के नोट्स को हाथ लगाकर गोया अपनी बात का यकीन करवाया था। वाह भाई, बहुत भाईचारे से काम हो रहा है, कैफी ने हंसकर कहा था। जिया ने उसको तिरछी आंख से देखा था। अच्छा, आप लोग पढ़ें, मैं फिर चलता हूँ, हन्नान ने मुस्कुराकर कहा था। फिर जाने के लिए खड़ा हुआ तो एक पल के लिए रुककर गुल को देखा। गुल अलबत्ता अपने नोट्स पर देख रही थी, मगर वो उसकी नज़रों की तपिश को भांप गई थी। दिल ही दिल में इसने खुद से सवाल किए थे, वो अब क्यों रुका था। वो उसे नहीं पहचानता था, फिर वो बार बार उससे ही क्यों बात कर रहा था। वो जितनी देर वहाँ बैठा था उसने सिर्फ गुल को देखा था। कल जब वो उसे मिली थी तब तो वो उसे एक पल देखकर गर्दन झुका गया था, मगर आज वो ऐसे क्यों कर रहा था, क्यों गुल के जज्बात से खेल रहा था। वो उसे जितनी मोहब्बत करती थी अब उतनी ही नफरत करने लगी थी। वो आज से 5 साल पहले वाला लड़का जिसने उसे जिंदगी की नई राहें दिखाई थी, आज उसके लिए खुद को अजनबी कर गया। वो कुछ पल गुल को देखता रहा। आप अपना ख्याल रखा करें, उसने उसको देखते हुए कहा, और फिर जेबों में हाथ डालता वहां से चला गया। वो सांस थामे वहीं बैठी थी। जिया और कैफी मोबाइल पर कोई वीडियो देख रहे थे। उन्होंने हन्नान की बात नहीं सुनी थी। वो अब क्लास में वापस आ गया था। कुछ देर बाद उसके पीछे कैफी भी आया था। हाँ, अब मुझे बता कि मेरे प्रपोज करने का सही वक्त कौन सा होगा, कैफी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा था। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, हन्नान ने सर झुकाया हुआ था और उसे स्पॉट अंदाज में पूछ रहा था। क्या मतलब है यार, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मेरी बेइज्जती की, मगर मैं चुपचाप सह गया। इससे बड़ी मोहब्बत का सबूत और क्या होगा, कैफी ने भरपूर अंदाज में अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। तुम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, हन्नान ने एक और सवाल रखा था। कैफी ने हैरत से उसकी जानिब देखा था। वो उसे इतने सवाल क्यों कर रहा था। मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, उसने कहा तो हन्नान ने तल्ख मुस्कुराहट से उसे देखा था। कैफी ने सवालिया नज़रों से उसे देखा था। वो अब उसे ऐसे क्यों देख रहा था। मैं जानता था तुम्हारा जवाब यही होगा, मगर कैफी, जान देना तो प्रोटेक्ट करने के मानों में आता ही नहीं है। ये तो बुज़दिली की निशानी होती है। क्या तुम जिंदगी के किसी मोड़ पर उसकी जान बचाने की खातिर उसको हमेशा के लिए भुला सकते हो। इस बार हन्नान के चेहरे पर तल्ख तासुरात थे। ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं उसे भुला दूं, ये तो नामुमकिन है, कैफी ने फौरन उसकी बात की मुखालफत की थी। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हाँ लेकिन मुश्किल ज़रूर है। कैफी को उसकी बातें आज से पहले कभी इतनी तल्ख नहीं लगी थी। लेकिन अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो उसे कितनी तकलीफ होगी यार, वो तो फिर भी खुश नहीं रह सकेगी, कैफी ने कहा तो उसकी आवाज़ में लर्जिश थी। हन्नान ने उसकी आवाज़ की लर्जिश को महसूस किया था। ये एक तड़प थी जो उसके दर्द को अयां कर रही थी। ये इसका बात का सबूत था कि उसकी मोहब्बत सच्ची थी। क्या हुआ अगर दो लोगों को एक ही शख्स से मोहब्बत हो जाए, वो भी सच्ची। कुर्बानी किसी एक को तो देनी पड़ती है। हन्नान के पास दो रास्ते थे, दोनों पर खड़े हुए लोग उसके दिल में बसते थे। अब किसी एक को तो कुर्बानी देनी थी। उसका इम्तिहान कड़ा था। उसको तकलीफ होगी,
मगर इतनी नहीं जितनी अगर तुम उसे भुलाए बगैर दुश्मनों को अपने मोर्चे की राह दिखाओगे, जहाँ वो तुम्हारे साथ होगी। उसने अपनी आखिरी बात की थी और अब प्रोफेसर आ चुके थे, मगर कैफी की सोच हन्नान की आखिरी बात में उलझी हुई थी। इस वक्त 4 बजे थे। सड़क पर इक्का दुक्का मोटरसाइकिल या गाड़ी गुजर रही थी। वो जेबों में हाथ डाले सर झुकाए चलता जा रहा था। उसके जहन में कई उलझनों का बसेरा था। उसे सही को बचाना था। वो उसकी ज़िंदगी को तबाह नहीं होने देगा। उसने ये बात ठान ली थी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो उसके तन बन में आग लग गई। उसने नंबर सेव नहीं किया था, मगर वो नंबर के इस्तेमाल करने वाले को अच्छे से जानता था। और कैसे ना जानता, वो शख्स उसे पिछले 1 साल से तंग कर रहा था। उसने फ़ोन मिलाकर कान से लगाया। हाँ बोल, क्या बना मेरे पैसों का? उस शख्स की आवाज़ उसके लिए वबाल से कम ना थी। वो उसकी आवाज़ सुनकर चंद पल खामोश रहा। मैंने पैसे निकलवा लिए हैं, उसने मुख्तसर जवाब दिया था। मैं आ रहा हूँ, उसने कहकर फ़ोन रख दिया। हन्नान ने फ़ोन जेब में डाला और चलता रहा। उसे आज एक बार फिर अपना आप वैसा ही लगा था जैसे 13 साल की उम्र में लगा था, बेबस और लाचार। वो और कर भी क्या सकता था? उस शख्स ने कसम खाई थी कि वो हन्नान से वही छीनेगा जो उसका सब कुछ होगा। उसने उसकी माँ को उससे छीन लिया। अब वो उसे गुलनार को भी छीन लेना चाहता था। गुलनार उसके लिए उस अंधेरी कोठरी में एक बंद खिड़की की मानी थी, जिसे अबूर करके वो आगे गया तो फिर वो उस खिड़की को अजदहों के लिए भी बंद नहीं कर सकेगा जो उस खिड़की की ताक लगाए बैठे थे। वो हरगिज़ इस खिड़की को नहीं खोलेगा। उसने ये बात अपने दिल को समझा ली थी, मगर क्या वो इस फैसले पर कायम रह पाएगा? वो गेट से अंदर आया और दरवाज़ा बंद करता लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया। वो उस शख्स के साथ ऐसा क्या करे कि उसे ज़िंदगी के कुछ पल खुशी से जीने थे। ज़िंदगी में कभी कभी तो उसे उस शख्स की सोच कर इतनी घुटन महसूस होती थी कि उसका दिल चाहता था वो उसे मार डाले। लेकिन जिसकी माँ ही उस शख्स से आखिरी सांस तक मोहब्बत करती आई थी, उसके 100 बार दुत्कारने पर भी सलमा उसे मुस्कुराकर जवाब देती थी। हन्नान अगर कोई ऐसी बात कर देता जो उसके बाप के खिलाफ होती तो उसे बेइंतहा डांटती। बेटा, रईस एक अच्छा इंसान था। उस नशे की लत ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। वो मेरा शौहर है, मैं जानती हूँ। वो मुझसे और दुध से बहुत मोहब्बत करता है। जब वो बड़ा हो गया तो अक्सर अपनी माँ से रईस की बात पर तकरार करता और आखिर में सलमा उसके ये कहकर बात ख़त्म कर देती। वो हार जाता था। फिर उसने बेहतर यही जाना कि वो इस मौजू पर बात ही ना करें। इसकी माँ का ताल्लुक दोनों से मोहब्बत का था। वो कौन होता था अपनी माँ को उसकी मोहब्बत के खिलाफ करने वाला? उसने बचपन से ही सलमा के लबों पर रईस के नाम लेते हुए मुस्कुराहट ही देखी थी। सलमा ने उस शख्स के साथ अपने वालिदैन की मर्जी से शादी करके अपना घर बसाकर उस जैसे शख्स के साथ जो इसे तक बेचकर खा सकता था, एक नहाया आला तरबियत आला बेटी होने का हक दिया था। फिर रईस के साथ इस हद तक मोहब्बत और उसकी फर्माबरदारी में वो एक अच्छी बीवी साबित हुई थी। वो हन्नान को दुनिया के अच्छे बुरे बताने के साथ उसे एक अदब करने वाला और इखलाकी तौर पर मजबूत नौजवान बनाने में कामयाब रही थी। सलमा उसकी कुल कायनात थी। वो अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जमा कर रहा था। वो प्राइवेट इम्तिहान देकर 3-3 जगहों पर नौकरी करके पैसे जमा कर रहा था ताकि उसकी माँ का इलाज हो सके। वो दिन में एक बैंक क्लर्क की हैसियत से काम करता था। शाम जो 4 से 6 कैफ़े में और रात को फंक्शन मैनेजर के तौर पर कहीं कोई फंक्शन होता, उसकी मैनेजमेंट का काम करता था। उसने 3 साल ये जॉब्स की थी। सलमा का इलाज साथ-साथ चल रहा था। अब उनकी अहक थायराइड सर्जरी होनी थी, जिसके लिए उसे 5 लाख की ज़रूरत थी। उसको उसी दिन ही सैलरी मिली थी और पूरे 5 लाख हो भी गए थे। वो खुश था कि आज उसकी माँ का इलाज हो जाएगा। उसने सोचा था वो अपनी माँ का इलाज करवा कर ये शहर छोड़कर सलमा को लेकर कहीं और चला जाएगा। मगर वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने उसे बताया कि वो उसको बचा नहीं पाएंगे। वो उसी वक्त कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी माँ बेड पर लेटी छत को देख रही थी। उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। हन्नान ने डॉक्टर से मिन्नतें की कि वो उसकी माँ की सर्जरी कर दें, मगर उनका कहना था टाइम अप हो गया और अब कोई सर्जन अवेलेबल नहीं है। उसने अपनी तड़पती हुई माँ का हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाया था। आंसू उसके दोनों गालों से मुतवातिर बह रहे थे। वो अपनी माँ को खुद से दूर जाता देख रहा था। जो बात उसने कभी सोची भी नहीं थी, उसके सामने ही आज वो दर्दनाक मंजर होने जा रहे थे। उसने अपनी माँ के करीब जाकर उनका माथा चूमा था। अम्मी, आप ऐसे नहीं जा सकती। आप कैसे मुझे अकेला कर सकती हैं? अम्मी, मैं आपके बगैर जिंदा कैसे रहूंगा यार? वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा था। इस वक्त उसकी माँ ने बस एक जुमला बोला था अपनी आखिरी सांस निकलने से पहले। बेटा, मैं तुमसे और रईस दोनों से मोहब्बत करती हूँ। तुम अपने बाप से मेरे बाद कभी नहीं लड़ोगे। और इसके बाद हन्नान के हाथों में मौजूद उनका हाथ बेजान हो गया था। हन्नान फूट फूट कर रोने लगा था।
वो मुसलसल 3 दिन खुद को कमरे में बंद रखे रहा था। जैसे ही शाम होने लगती और वो कमरा अंधेरों में डूबने लगता, उसको वहशत होने लगती। वो कई-कई घंटे सर घंटों घुटनों में देकर बिना आवाज़ के रोता रहता। फिर चौथे दिन उसने कैफ़े जाना शुरू किया था। वो उस तल्ख़ ज़िंदगी से अब मज़ीद मुँह छुपाकर नहीं जी सकता था। उसने सर उठाकर जीने का फ़ैसला किया था। वो जिस माँ का बेटा था, उसको ज़ेब नहीं देता था कि वो डर कर जिए। वो कैफ़े पहुंचा तो वहां पहला ग्राहक काफ़ी खुशमिजाज सा लगा था। देखने में वो हन्नान की उम्र का ही लगता था। उसने काफ़ी ऑर्डर की और साथ ही हन्नान का तारुफ भी जान लिया। वैसे तुम भी मेरी तरह स्टूडेंट ही लगते हो, पढ़ते हो कहीं? वो बड़े दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ हन्नान का इस वक्त किसी से बात करने का कोई मूड नहीं था। मैं प्राइवेट इम्तिहान दे रहा हूँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया और कॉफ़ी मशीन ऑन करके कॉफ़ी ब्लेंड करने लगा। मेरा नाम कैफी है, मैं यूओपी में पढ़ता हूँ। उसने अब जबरदस्ती अपना तारुफ भी करवा ही दिया था। मैं हन्नान हूँ। हन्नान ने इससे ज़्यादा कुछ बताने की ज़हमत नहीं की थी। हन्नान, अरे वाह, अच्छा नाम है काफ़ी। चलो मैं फिर आता जाता रहूँगा। और उस दिन के बाद से वो रोज़ ही उस पहर हन्नान के सर पर आ पहुँचता था। चंद ही दिनों में उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो हन्नान को उसके घर ड्रॉप करता कि वो पैदल घर ना जाए। उसने हन्नान को कन्विंस किया कि वो अपनी सहूलियत के लिए एक बाइक ही रख ले। हन्नान ने तकरीबन 1 साल बाद अपने लिए बाइक खरीदी थी। कैफी हन्नान को कभी कहीं घुमाने ले जाता और कभी कहीं, और कभी कोई डिश ट्राई कराने। उन दोनों की 1 साल में गहरी बॉन्डिंग बन गई थी। अब हन्नान की जिंदगी में उसका एक मुखली दोस्त कैफी था, जो उसे जिंदगी के अंधेरों से दूर रोशन वादियों में ले गया था। वो कभी कभी सोचता था कि अल्लाह इंसानों को टफ टाइम किस लिए देता है। आज उसे वो बात भी समझ आ गई थी। अगर इंसान से अल्लाह उसकी कोई बहुत प्यारी चीज ले लेता है, तो उसे उसके सब्र से आजमाता है, और अगर इंसान उस सब्र के इम्तिहान में पास हो जाता है, तो वो उसे नवाजता भी है। उसकी जिंदगी में कैफी जैसा दोस्त अल्लाह की नवाजिश थी। कैफी के साथ रहकर उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं होता था। उसने कैफी को हमेशा मुस्कुराता, हंसी मजाक करता और जिंदगी से भरपूर देखा था। वो सोचता था क्या वो कभी उदास नहीं होता, या किसी को अपनी जिंदगी की तल्ख हकीकत नहीं दिखाना चाहता था। या फिर ये भी हो सकता था वो इस कदर जोर से कह के लगाकर अपने जमीर की चीखों पुकार को दबा देता हो। जिंदगी तो नाम ही ऊंच नीच का है, मगर वो ऊंचाई पर जाकर जब गहरे अंधेरे कुएं में फेंकती है, तो इंसान को उसकी ऊंचाई का खूबसूरत मंजर हमेशा के लिए भूल जाता है। उसको याद ही नहीं रहता है वो कभी उस मंजर का हिस्सा भी था। ऐसी खुशी का क्या फायदा जिसके बाद गम की एक तवील शाम हो। अगली सुबह का सूरज तो बहुत देर के बाद निकलता है। ऐसा क्यों है कि इंसान को खुशी का सिर्फ एक पल और गम का एक लंबा अरसा मिलता है। उसने एक जगह पढ़ रखा था कि इंसान को इस दुनिया में खुशी सिर्फ एक हिस्सा मिलती है और बाकी के 3 हिस्से सिर्फ गम मिलता है। वो इस नाइंसाफी की वजह जानना चाहता था। आखिर इंसान को क्यों हक नहीं है कि वो खास हद से ज्यादा खुश ना रहे। इंसान, उसकी तकदीर, दुनिया वाले, ये सब जुड़कर इंसान की जिंदगी बनाते हैं। इंसान तो बस एक कठपुतली होता है जो तकदीर की उंगलियों पर नाच रहा होता है। इसे लग रहा होता है कि वो सब फैसले अपनी मर्जी से कर रहा है, मगर वो तकदीर में पहले से लिखा जा चुका होता है। और ऐसे ही एक मोड़ पर जब इंसान को पहली बार लगता है कि उसकी मर्जी नहीं चल रही, तो वो अल्लाह से रुजू करता है। तच तच, कितना खुदगर्ज है इंसान, जो जब तक सब मिलता रहे तब तक उसका नाम भी नहीं लेता। उसे ये जेब देता है, और जैसे ही किसी एक चीज की कमी हो जाए, वो अल्लाह को याद कर लेता है। उस दिन वो कैफे के साथ झील पर आया था। वो दोनों कुर्सी के सामने किए झील की तरफ रुक किए बैठे थे। हन्नान काफी देर से सोचों के मदार में उस झील के पानी को बहता देख रहा था, जब कैफी ने उसका कंधा हिलाया था। उसने चौंक कर कैफी को देखा था। क्या हुआ है हन्नान, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम एक ही जगह देखी जा रहे हो, कोई परेशानी है? पैसों का मसला है तो मुझे बता दो, मैं दे देता हूँ। वो हमेशा की तरह एक मुखलिस दोस्त ही साबित हुआ था। नहीं, वैसे ही मैं आज थक गया था थोड़ा, उसने कहा था। वो वाकई अपनी उन बहती सोचों से अब थक गया था। वो मजीद कुछ भी नहीं सोचना चाहता था। ज़हनी तौर पर थकना वाकई इंसान को मुकम्मल तौर पर चूर कर देता है। ये जिस्म की थकावट से ज़्यादा थका देती है। मौजूदा दिन, वो अभी सोफे पर बैठा था जब बाहर घंटी बजी थी। वो उठकर बाहर आया, बाजू कोनियों तक पीछे करते हुए उसने दरवाज़ा खोला। सामने रईस अपनी खबीज मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। हन्नान ने जेब से खाकी लिफाफा निकाला और एक लफ्ज़ कहे बगैर वो लिफाफा उसके सामने कर दिया। रईस ने उसके हाथों से झपट कर लिफाफा लिया, जैसे वो भी वापस खींच लेता। फिर उसमें से पैसे निकाल कर गिनने लगा। उसने गिनने के बाद सख्त नजरों से हन्नान की तरफ देखा था। ये तो सिर्फ 1.5 लाख हैं, बाकी के आधे कहाँ हैं? हन्नान ने उसको स्पार्ट तासुरात से देखा था। मेरे पास फिलहाल इतने ही हैं, बाकी बाद में दे दूंगा।
उसने सर से लहजे में कहा और दरवाजा बंद करने ही लगा था कि रईस ने हाथ के जोर से उसको दरवाजा बंद करने से रोका। उसने गहरा सांस लेकर हाथ पीछे हटा लिया था। मेरी बात याद रखना, मुझे 1 महीने के अंदर बाकी की रकम चाहिए, वरना। हनान उसके धमकी वाले अंदाज से अच्छी तरह वाकिफ था। वरना क्या? हनान ने कब्रू उठाकर उससे पूछा था। तुम जानते ही हो, गुलनार के आमदोरफ्त के सारे औकात मुझे मालूम है। उसकी इस बात पर हनान की आंखों में खून उतरा था। उसने उसको गिरेबान से पकड़कर दबोचा था। अपनी गंदी जुबान से गुलनार का नाम ना लेना, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर कह रहा था। रईस ने एक तंजिया कहका लगाया था। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि वो कई लम्हों के लिए गूंजता रहा था। ठीक है, मैं उसे तुम्हारी महबूबा बुला लूंगा। तो सुनो, फिर पैसे मुझे 1 महीने के अंदर अंदर ना मिले तो समझना तुम्हारी महबूबा हमेशा के लिए। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर सकता, हन्नान ने उसकी गर्दन जोर से दबोची थी कि वो खांसने लगा था। पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, अब अपनी शक्ल गुम करो, इससे पहले कि मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार दूं। उसने कहकर रईस को एकदम छोड़ा और फिर अंदर आकर अपने पीछे दरवाजा जोर से बंद किया। लेक्चर के बाद आज फिर वो कॉरिडोर में आकर बैठी थी। आज जिया लीव पर थी और वो अकेली थी, तो इसे यहाँ बैठना काफी अजीब लग रहा था। मगर वो क्लास में भी बैठना नहीं चाहती थी। वहाँ दूसरे क्लासमेट्स मौजूद होते थे और काफी अफरा तफरी का माहौल होता था। वो इसीलिए यहाँ आकर बैठती थी जहाँ खामोशी और पुरसकून माहौल होता था। स्टूडेंट्स तो वहाँ भी होते थे, मगर कम ही होते थे। ज्यादातर स्टूडेंट्स लॉबी, कंप्यूटर लैब या कैफे में होते थे। वो भी वहाँ बैठी सामने ग्राउंड में लगे दरख्त और हरियाली को देख रही थी। आज फिर बादल आए थे और ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। इस खुशगवार मौसम में उसे जिया बहुत याद आई थी। वो होती तो इस वक्त उससे कहीं घूमने फिरने की बात कर रही होती। उसने सोचा था कि वो जिया को फोन कर ले। अब उसने फोन उठाकर कुछ कहा भी नहीं था कि इसी पर उसके साथ कोई आकर रुका था। उसने सर उठाकर देखा तो वो कैफी था। आपकी इजाजत हो तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो हमेशा की तरह मुस्कुराहट चेहरे पर लिए उससे पूछ रहा था। उसने इस बात में सर हिला दिया। कैफी उससे थोड़े फासले पर बैठ गया। आज आप अकेली यहाँ कैसे हैं? आपकी वो दोस्त नहीं आई? उसको गुल को देखकर, अकेला देखकर अजीब लगा था। हाँ, वो उसके घर कुछ गेस्ट्स आने थे तो इसने लीव ली है। गुल ने रस्मन मुस्कुराकर जवाब दिया। कितने ताजुब की बात है ना, आज आपकी दोस्त भी नहीं आई है और हन्नान ने भी आज ही छुट्टी की है। उसने कहा तो हन्नान के नाम पर गुल ने नजरों का रुख मोड़ा था। इसको क्या हो जाता था हन्नान के नाम से? वो इतने नाजुक दिल की मालिक तो नहीं थी जो इसके नाम से ही उसका दिल मुस्तरिब हो जाता। आप मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलेंगी? उसने अचानक ही ये पेशकश की तो गुल ने हैरत से उसे देखा था। अभी? अभी तो 2 लेक्चर बाकी हैं, हम गए वापस नहीं आ सकते, जानते हो ना यूनिवर्सिटी के रूल्स। एब्सेंट हो जाएंगे हम। वो उसे तमाम तर नामुमकिनात बनाती जा रही थी, मगर वो तो वैसे ही उसे देखे मुस्कुरा रहा था। अरे छोड़ें, आप तो रोज ही आती हैं और मैं भी। हमारी अटेंडेंस का इशू नहीं होगा, हम वैसे भी अच्छे बच्चे हैं। गंदे बच्चे तो हन्नान और जिया हैं, देखे आए ही नहीं। हम तो रेगुलर हैं। उसने कहा तो गुल के लबों पर मुस्कुराहट आई। अच्छा, बाकी बातें तो ठीक हैं, ये मेरी दोस्त को तुम कुछ मत कहा करो। उसने कहा तो कैफी की आंखें हैरत से फैली थीं। ऐसा भी कुछ नहीं कहा मैंने उसको। आप तो बहुत ही पॉसेसिव हो रही हैं अपने दोस्त के मामले में। उसने कुछ चिढ़ाने के से अंदाज में कहा। क्यों? तुम नहीं हो अपने पॉसेसिव अपने दोस्त के लिए? गुल तो जैसे सवाल तैयार करके बैठी थी। नहीं, मैं पॉसेसिव नहीं हूँ। आप जो चाहें मुझे कह सकती हैं हन्नान के बारे में। मैं उसे बताऊंगा भी नहीं, जैसे आप लड़कियों की आदत होती है ना, फौरन से बता देती हैं। मैं जानता हूँ हन्नान और मेरी दोस्ती आपके कुछ कहने से कमजोर थोड़ी हो जाएगी। आप हम लड़कों की दोस्ती के बारे में कुछ नहीं जानती। उसने फौरन ही अपनी बात जिता दी थी। गुल बड़ी दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रही थी। चलो फिर हन्नान की शिकायतें छोड़ो और उठो, आइसक्रीम पार्लर चलते हैं। गुल कहकर एकदम खड़ी हो गई। कैफी ने बेयकीनी से उसे खड़ा होता देखा तो कुछ देर परेशान बैठा सोचता रहा कि वो मान कैसे गई। फिर चंद लम्हे बाद खड़ा होकर उसके साथ चलने लगा। वैसे मेरे पास तो बाइक है, आप बैठ जाएंगी उस पर? वो बहुत ही मासूमाना अंदाज में सवाल कर रहा था। गुल का इस वक्त दिल चाहा कि उसका सर फाड़ दे। उसे पहले क्यों नहीं याद आया कि वो तो रोज यूनिवर्सिटी बाइक पर ही आता है। नहीं, हरगिज नहीं। प्लान कैंसिल, मैं नहीं जा रही बाइक पर। उसने अगले ही पल इनकार कर वापस मुड़ने लगी थी कि कैफी हल्का सा हंसा। उसने कैफी को खा जाने वाली नजरों से देखा था। वो उसकी बेवकूफी पर हंस रहा था। आप भी बहुत मासूम हैं। अगर मैं बाइक पर आता तो आपको आइसक्रीम की दावत देता। गुल ने सवालिया नजरों से उसे देखा था। मेरा मतलब है, मैं आज बड़े भाई की गाड़ी पर आया था।
असल में मुझे और हनान को कहीं जाना था, फिर हनान को किसी सिलसिले में लीव लेनी पड़ी और उसने मुझे फ़ोन करके अपनी गैर हाज़िरी की इत्तला दे दी थी। उसने अपनी बात की अब तफ़सील से वज़ाहत की थी। गुल वापस अब उसकी तरफ आई थी। तुमने फिर मुझे बेवकूफ़ बनाया ना? गुल की तो अना का मामला ही बन गया था। आई एम सॉरी। वो गर्दन झुकाकर बिल्कुल हल्की आवाज़ में बोला था। गुल को एक बार फिर हनान याद आया था। जब भी वो गुल के साथ कोई मज़ाक करता था, वो उससे नाराज़ हो जाती थी और वो उसे इसी तरह सॉरी कहता था। वो दोनों किस कदर मिलते थे। ये बात गुल को कभी-कभी अनजान हैरत में मुब्तला कर देती थी। वो गाड़ी में बैठे तो गुल ने देखा गाड़ी के सीट बिल्कुल इंटीरियर सब ऐसा था जैसे वो कुछ अरसे पहले ही ली गई हो। ये गाड़ी तो नई लग रही है, गुल ने कहा तो सीट बेल्ट लगाते कैफी ने उसे देखा। हाँ, ये भाई ने भी एक हफ्ता पहले ही खरीदी थी, वरना इससे पहले तो मैं बाइक पर ही हर जगह आता जाता था। अब वो गाड़ी को स्टार्ट करते उसे मामूली रफ्तार में सड़क पर लेके जा रहा था। गुल खिड़की से बाहर देख रही थी। तुम्हें अंदाजा नहीं है, मैं और अनान तो बाइक पर ही एक शहर से दूसरे शहर भी चले जाते थे। वो जो दूसरी तरफ देख रही थी, फौरन ही उसने रुख फेरकर कैफी को देखा। तुम यकीनन मजाक कर रहे हो। कैफी ने ड्राइव करते हुए एक लम्हा रुख मोड़कर उसके ताज्जुब भरे तासुरात देखे। उसकी सुरमई आंखें हैरत से फैली हुई थीं। एक पल के लिए तो वो उसे नजरें हटाना ही भूल गया था। फिर उसने दोबारा रुख सामने सड़क की तरफ किया था। एक पल के लिए दिल थमा था, बस एक पल के लिए। आप मेरा बाइकिंग का क्रेज नहीं जानती हैं। आपको पता है मैंने 3 सूबाई बाइक रेसेस जीती भी हैं। गुल ने उसकी बात सुनकर अंदाजा हो गया था कि वो तो एक पेशेंट बाइकर था, एक पैशनेट बाइकर था। हन्नान को उसके घर से लेकर कभी कभी तो हम झील पहुंच जाते और मेरे बेले पर ही हम कभी कश्मीर भी गए थे। वो तो बहुत ही फख्र से अपने कारनामे बता रहा था। बेले? गुल ने ताज्जुब से उसे देखा था। हाँ, मेरी बाइक का नाम है। और गुल का दिल चाहा वो अपना सर दीवार में मार ले। ये लड़कर इनके अजीबो करीब मशगले। अच्छा, तुम जानते हो हन्नान कहाँ रहता है? उसने न जाने क्या सोचकर ये सवाल किया था। हाँ, जाहिर सी बात है, दोस्त है मेरा, कैसे नहीं जानता मैं। क्यों, आप नहीं जानती जिया कहाँ रहती है? उसने मंतक की बात करके उल्टा गुल से ही सवाल किया। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ। तो वो किसके साथ रहता है? आई मीन उसकी अम्मी? कैफी ने उसको देखा था जैसे उसने कुछ ऐसा पूछ लिया जैसे जो इसे नहीं पूछना चाहिए था। ओह, आई एम सॉरी, मैं आपको बताना ही भूल गया। हन्नान की अम्मी का इंतकाल 2 साल पहले हुआ था। कुल को जैसे झटका लगा था। सलमा बी का इंतकाल हो गया था और वो और उसके बाबा कुछ नहीं जानते थे। हन्नान किस कदर मुश्किल घड़ी से गुजरा होगा। सलमा बी तो उसकी कुल फैमिली थी। वो अकेले कैसे रहा होगा। फिर उसने खामोश नजरों से कैफी को देखा था। वो एक नामालूम ज़रूरत बनकर अल्लाह का वसीला बनकर हन्नान की ज़िंदगी में आया था। उसने खुद से सोचा था वो कैफी का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। उसने हन्नान को नई जिंदगी दी थी। आप अब मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? माना कि मेरी साइड प्रोफाइल काफी हैंडसम है, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप मुझे नजर ही लगा दें। गुल को उसकी बात ने चौंकाया था। वो तो गहरी सोचों में थी। इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। मैं तुम्हें थोड़ी देख रही थी, मैं तो उस तरफ वो देखो वहां पार्क को देख रही थी। कैफी ने उसकी नजरों के ताकुब में देखा तो वहां वाकई पार्क था। वैसे देख तो आप मुझे ही रही थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपने पार्क को इल्जाम दे ही दिया है तो ये भी बता दें कि आप पार्क को क्यों देख रही थी। गुल ने इस बार पार्क को देखकर कहा था। मैं और बाबा यहाँ आया करते थे हर हॉलीडे पे। मुझे बस वो बचपन के दिन याद आ गए। वो मुस्कुराकर बता रही थी। कैफी अब खामोशी से ड्राइव कर रहा था और वो खिड़की से बाहर दौड़ती सड़क और दरख्तों को देख रही थी। चंद पल के बाद वो लोग आइसक्रीम पार्लर के सामने थे। गुल ने अपनी तरफ का दरवाजा खोलना चाहा तो कैफी ने उसे हाथ बढ़ाकर रुकने को कहा। फिर वो खुद बाहर निकला और दूसरी तरफ से जाकर गुल का दरवाजा खोला। गुल हक्का बक्का सी बैठी थी। मैडम, इनविटेशन भेज दूं आपको बाहर आने का? और गुल ने चौंक कर देखा था। उसे अभी एहसास हुआ था कि वो कितनी देर से दरवाजा खोले उसके लिए खड़ा था। वो तेजी से बाहर निकल आई। अब वो दोनों साथ चलते अंदर गए थे। गुल ने आज सादा ऑफ वाइट सूट पहन रखा था। उसकी दूधिया रंगत के साथ सफेद रंग सोने पर सुहागा था। वो चौंदवी की चांद की मानित खिली हुई लग रही थी, जबकि इसके बरक्स कैफी ने काली जैकेट और स्याह ही जीन्स पहन रखी थी। अलबत्ता जैकेट के अंदर की शर्ट सफेद रंग की थी। उन दोनों का ये रंगों का इम्तजाज बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो टेबल पर आके बैठे तो कैफी ने वेटर को बुलाया था। गुल ने मोबाइल पर जिया का मैसेज देखा तो उसे रिप्लाई करने लगी। आप कौन सा फ्लेवर लेंगी? उसने गुल से पूछा तो गुल ने सर उठाकर नजरों का रुख उसकी तरफ किया। मैं चॉकलेट चिप लूंगी।
उसने कहा तो कैफी ने वेटर को ऑर्डर करना शुरू किया। कुछ देर बाद उनकी आइसक्रीम उनके सामने आ गई थी। गुल ने कैफी की आइसक्रीम देखी तो वो स्ट्रॉबेरी की फ्लेवर थी। वो न जाने क्यों हंसने लगी थी। कैफी ने आइसक्रीम खाते हुए उसकी हंसी सुनी तो नजरें उठाकर देखा। वो उसी की तरफ देख रहा था। क्या हुआ, आइसक्रीम लगी है क्या कहीं पर? वो अपने आप को फोन की स्क्रीन में देखने लगा कि शायद आइसक्रीम का कोई धब्बा लगा हो। नहीं नहीं, मैं तो इस बात पर हंस रही हूँ कि तुम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम खा रहे हो। अभी गाड़ी में तुम अपनी हैवी बाइकिंग क्या बात कर रहे थे? एक लड़का जो बाइकर एडवेंचर हो वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाता, थोड़ा अजीब नहीं लगता? उसने कहा तो कैफे के तासुरात बदले थे। गुल को कहने के बाद एहसास हुआ कि कहीं इसने कुछ उसको हर्ट ना कर दिया हो, मगर अगले ही पल कैफी हंसा था। हन्नान की रूह आ गई है तुम में भी, वो भी मेरे आइसक्रीम फ्लेवर को लेकर हर वक्त के टॉन्ट मारता रहा है। वो कहता गया और साथ ही आइसक्रीम भी खाता गया। गुल और हन्नान वो दोनों एक साथ ना कहीं एक साथ मिला दिए जाते थे। गुल ने सोचकर सर झटका था। गुल अब अपनी आइसक्रीम खामोशी से खा रही थी। कैफी ने अपनी आइसक्रीम पहले ही खत्म कर ली थी। अब वो दोनों बाजू मेज पर रखे गुल को देख रहा था, जो अभी अभी अपनी आइसक्रीम खाने में मगन थी। एक बात तो बताएं आप। तो वो काफी देर से सवाल की खातिर उसे देखे जा रहा था। गुल को उसकी नजरों की तपिश मालूम हुई थी, मगर वो चुपचाप आइसक्रीम खाती रही। पूछो, उसने मुख्तसर जवाब दिया था। आपको किसी से मोहब्बत हुई है कभी? उसके उस अचानक सवाल पर आइसक्रीम उसके हलक में फंसकर ही रह गई थी। उसने बेयकीनी के आलम में कैफे की तरफ देखा था। क- क्या मतलब है इस बात का? वो गालबन तस्वीर करना चाहती थी कहीं उसने गलत तो नहीं सुना। वही जो आपने सुना। गुल ने सही सुना था। उस एक लम्हे में वो हन्नान के साथ गुजारे हुए उस लम्हे उसकी नजरों के सामने एक फ्लैश की तरह गुजरे थे। हाँ, की है मोहब्बत। उसने दिल में आई बात कर डाली थी। कैफी के दिल को कुछ हुआ था, मगर वो फिर भी मुस्कुराता रहा। किससे? आपकी बात उसे होश आया था कि उसने हामी भर ली थी। उसके दिल की आवाज कैफी ने जान ली थी। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस हुआ। अपने बाबा से। उसने आइसक्रीम का आखिरी चम्मच लगाते हुए कहा था। कैफी की मुस्कुराहट जो मुबहिम हुई थी वो एक बार फिर भरपूर हो गई। अपनों से तो हर किसी को मोहब्बत होती है। कैफी ने उसको देखते हुए कहा, मगर वो उसे नहीं देख रही थी। मोहब्बत तो होती ही अपनों से है। गुल ने उसकी बात को एक दूसरे अंदाज में पेश किया। जरूरी तो नहीं, इंसान को गैरों से भी होती है मोहब्बत। कैफी को उसकी बात से इख्तलाफ था। तो क्या वो अपने बन जाते हैं? गुल ने अपनी नजरों का रुख कैफी की जानिब किया तो वो ठटका था। उसकी नजरों में सर्द महरी थी। हाँ बिल्कुल, अगर वो भी आपसे करते हों तो अपने हो जाते हैं। कैफी का लहजा नरम था। गुल उसको देख रही थी, मगर पर्दा हन्नान नजर आ रहा था। और अगर दूसरा आपको अचानक ही अजनबी कर दे तो? गुल को अब ये सवाल मजीद अपने अंदर खुलते नहीं देखने थे। वो आज ही अपने सवाल का जवाब जान देना चाहती थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपसे कभी मोहब्बत करता ही नहीं था, या? और इस पर उसे याद आया कि उस दिन क्लास में हन्नान ने ऐसा ही कुछ कहा था। उसको बचाने की खातिर उसको हमेशा के लिए भुला देना, अजनबी कर देना, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। यह आवाज़ हन्नान की थी जो उसकी यादों में कहीं गूंजी थी। या ये कि वो आपको किसी मुसीबत से बचाने के लिए आपकी खातिर कुर्बानी दे रहा हो। गुल को उसकी बात समझ नहीं आई थी। क्या मतलब है इस बात का? कैसी कुर्बानी? गुल ने पूछा तो कैफी ने महज कंधे अचका दिए। मुझे तो बस इतना ही पता है, किसी ने मुझसे ये बात शेयर की थी और मैंने आपसे कर दी क्योंकि मुझे आपके सवाल का यही जवाब लगा था। उसके सवाल का जवाब? हन्नान ने उसे अजनबी इसलिए किया था कि वो उसे किसी मुसीबत से बचा सके। वो गुल की खातिर कुर्बानी दे रहा था। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ऐसा क्यों करेगा? उसने अपनी सोचों को झटका था। उसे मजीद इस बारे में नहीं सोचना था। तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई है? अब गुल ने कैफी से पूछा था। वो जो मोबाइल देख रहा था उसने अचानक ही गुल को हैरत भरी नजरों से देखा। उसने मोबाइल एक तरफ रखा और दोनों हाथ मेज पर रखे। हाँ, की है। और अपनों से नहीं, क्योंकि अभी उसको अपना बनाने के लिए मुझे उसकी इजाजत चाहिए। गुल ने उसे कुछ गवार हैरत से देखा है। अच्छा, कौन है वो लड़की? कैफी अब उसे देखने के बाद नजरें झुका गया था। आप उसे बहुत अच्छे से जानती हैं। गुल को ताज्जुब हुआ था। एक मिनट, कहीं तुम जिया की बात तो नहीं कर रहे? क्योंकि मैं तो उसे ही जानती हूँ सबसे ज्यादा। कैफी ने नहीं में सर हिलाया था। नहीं, वो जिया नहीं है। गुल को वाकईतन हैरत हुई थी। अगर वो नहीं है तो फिर कौन है? एक वही जिस पर यूनिवर्सिटी के पहले दिन मैंने पानी गिराने की गुस्ताखी की थी और उसने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मेरी इंसल्ट की थी। मगर खैर, उसके मुंह से निकली हुई बात जहर भी हो तो शहद लगती है। गुल उसे टकटकी बांधे देख रही थी। वो ये क्या कह रहा था?
और दूसरी दफ़ा उससे मेरी मुलाकात एक कैफ़े में हुई थी, जहाँ उसने मुझे अपने ऑर्डर का बिल पे करवाया था। मगर मैं क्या करता? इनकार नहीं कर सकता था। मोहब्बत करता था उससे। उसने आखिरी बात धीमे मगर बहुत ही नरम अंदाज में की थी। गुल को लगा उसके दिल की धड़कन मुसलसल बढ़ रही है। ये क्या हो रहा था? वो कैसे उससे मोहब्बत कर सकता था? ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मिस गुलनार, कैफी ने गुल की आंखों में देखते हुए कहा था, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। शायद पहले ही दिन से मुझे आपसे मोहब्बत हो गई थी। मुझे इस बात का इल्म बाद में हुआ था। उसने देखा गुल को जैसे कोई शौक लगा था। वो अब नजरें चुरा गई थी। देखें, मैंने आपसे पहले पूछा था कि आपको मोहब्बत है किसी से। अब अगर आपने मुझसे सच बोला है और कुछ नहीं छुपाया तो मैं कम से कम मोहब्बत का इजहार तो कर ही सकता हूँ। लेकिन अगर आपने मुझसे कुछ छुपाया है तो आपने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। गुल तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। फिर काफी देर बाद उसने उसकी बात का जवाब दिया। "मम, मैं तुम मुझसे मोहब्बत करते हो?" वो अभी भी हैरान थी। हाँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। गुल ने नजरें झुका ली। वो क्या करती आप? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहीं ये हन्नान का प्लान मुझे फंसा ना दे। उसने कहा इस अंदाज से था जैसे खुद सोच रहा हो। गुल ने हन्नान का नाम सुना तो हैरान हुई। हन्नान? कैफी ने गुल की ताज्जुब भरी आंखों में देखा था। जी, वो एक्चुअली आई एम सॉरी, यहाँ मैंने आपसे झूठ बोला था कि हनान को अपने किसी काम से छुट्टी पर जाना था। वो दरअसल मैंने हनान को बताया था तो उसने आज छुट्टी इसीलिए की थी ताकि मैं आपको यहाँ लेकर आ सकूं, और आज गाड़ी में भी इसीलिए आया था। वो कुछ शर्मिंदा सा उसे बता रहा था, मगर जहाँ उसे पता लगा था कि हनान को कैफी ने सब बताया हुआ है, उसने उससे आगे उसकी कोई बात नहीं सुनी थी। वो क्या कह रहा था उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हन्नान अगर उससे मोहब्बत करता था तो क्या वो क्या अपने दोस्त की मोहब्बत की खातिर उसकी कुर्बानी दे रहा था? या अगर सिर्फ दोस्ती भी थी उनके दरमियान, क्या वो उसकी भी खातिर कुर्बानी दे रहा था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। उसको कैफे की कुछ देर पहले की हुई बात याद आई थी। उसने कहा था किसी मुसीबत से बचाने के लिए अपनों को भूल जाना। क्या मुसीबत हो सकती थी? वो किस मुसीबत की बात कर रहा था? उसका दिमाग बहुत सी उलझनों का शिकार हो गया था। अभी कुछ देर पहले तुमने मुझे बताया था कि वो मुसीबत में कुर्बानी। अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि कैफी समझ गया था। हाँ, वो दरअसल वो हन्नान ने ही मुझसे कहा था। मैं तो बस ऐसे ही आपको नहीं बता रहा था कि बात कहीं और न चली जाए। वो कुछ देर बोलकर रुका था। गुल को वो और हैरत में मुब्तला कर गया था। वैसे मैं बड़ा हैरान हूँ, आप और हन्नान क्या कंट्रास्टिंग के साथ जिंदगी गुजारते हैं। गुल ने उसे हैरत ज़्यादा तासुरात से देखा था। उसकी नजरें अब सवालिया भी थीं। जिस तरह आपके सवाल हैं वैसे ही हन्नान के पास जवाब हैं। आप दोनों को एक दफ़ा मिलकर डिबेट कर लेनी चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। आपको आपके जवाब भी मिल जाएंगे और हन्नान को सब बताने का मौका भी मिल जाएगा। वो बहुत ही खुशदिली के साथ कहे जा रहा था और गुल उसे देखे जा रही थी। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। गुल ने एक बार फिर नजरें झुका ली। कैफी को समझ आ गया था वो परेशान हो गई थी। आ, आप मुझे सोच कर जवाब दीजिएगा। गुल की नजरें पहलू में गिरे अपने हाथों पर थीं। हाँ, हाँ, मैं कुछ वक्त लेना चाहूंगी। उसने सर झटक कर कहा था। ठीक है, आपको जितना वक्त लेना है आप ले लें, मैं इंतजार कर लूंगी। मैं इंतजार कर लूंगा। गुल ने उसको देखा था। वो कितना अच्छा था। उसको इनकार करके वो उसका दिल कैसे तोड़ सकती थी। चले, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। उसने खड़े होते हुए मेज से गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा था। ठीक है। गुल ने मुख्तसर जवाब देकर अपना बैग उठाया था। वो दोनों पूरे सफर में खामोश रहे थे। गुल का घर आया तो बाहर निकलकर उसने शुक्रिया अदा करती अपने घर की तरफ बढ़ गई। कैफी उसको जाता देखता रहा। फिर जब वो अपने घर के अंदर दाखिल हुई तो उसने घर का दरवाजा अपने पीछे बंद किया तो वो गाड़ी स्टार्ट करके जन से ले गया। गुल बोझल कदमों से चलती हुई अपने कमरे की तरफ आई थी। फरहान साहब अभी ऑफिस से नहीं आए थे। उसने घर आते ही नाज़ुबी को रोक दिया कि वो खाना न लगाए, वो नहीं खाएगी, बल्कि वो कुछ देर अपने कमरे में आराम करेगी। उसने अपना कमरा अंदर से बंद किया और सामने बेड के आगे लगे कारपेट पर बैठ गई। वो जब भी किसी उलझन में होती या उदास होती तो वो बेड पर नहीं बैठती थी, बल्कि उसी कारपेट पर नीचे बैठती थी। आज भी वो वहीं बैठी थी। उसकी सोचें उलझन का शिकार थीं। आज जो बातें उसे कैफी से पता चली थी वो उसके लिए किसी शौक से कम नहीं थी। हन्नान का अजनबी हो जाना, कैफी का उससे मोहब्बत करना, हन्नान को अब उसका पहले से इल्म होना, उसको बचाने की खातिर उसका गुल से दूर हो जाना, कड़ियां मिल ही नहीं रही थीं। उसके सोचों के महवर चक्रों में मुसलसल चल रहे थे। ये सब इसके साथ क्या हो रहा था? क्यों वो ही उन सबसे अनजान थी? वो उस रात ठीक से सो भी नहीं सकी थी। आज मौसम खराब हो रहा था। वो जब यूनिवर्सिटी आई थी तो मौसम बिल्कुल साफ था, मगर अचानक ही चंद घंटों में इतने बादल आ गए और दिन में भी रात का समा बन गया।
तेज़ हवाएं चल रही थीं। गुल को वापस घर जाने के लिए ड्राइवर ने पिक करना था, मगर कुछ देर पहले उसे नाज़ुबी का फ़ोन आया था कि ड्राइवर गाड़ी बनवाने ले गया है। उसमें कोई खराबी हो गई थी। उसने अपने बाबा का पूछा तो नाज़ुबी ने बताया कि वो तो आज सुबह ही ज़रूरी मीटिंग के लिए इस्लामाबाद चले गए थे। अब कल से पहले नहीं आएंगे। जिया ने 2 दिन की लीव ली थी तो वो आज भी नहीं आई थी। और हनान और कैफी भी यूनिवर्सिटी में उसे कहीं नजर नहीं आए थे। अब वो क्या करे, किसके साथ जाए? उसके उसे तो घर का रा- उसके तो घर का रास्ता भी अच्छा खासा था। उसने फ़ोन निकाला और कॉन्टैक्ट्स खोलकर सोचने लगी कि किसे फ़ोन करे। फिर उसके सामने कैफ़ी का नंबर आया। उसने फ़ौरन से फ़ोन मिलाया। कुछ देर बेल जाने के बाद अब कैफ़ी ने फ़ोन उठा लिया था। हेलो गुल, उसने दूसरी तरफ से कुछ मिजाजी से कहा था। हेलो कैफ़ी, क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर सकते हो? मैं यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी हूँ। उसने बहुत मुश्किल ही कहा था। दूसरी तरफ कैफ़ी उछला था। क्या आपने खबरें नहीं देखी थी? आज मौसम खराब था, आपको यूनिवर्सिटी नहीं आना चाहिए था। मुझे लगा था कि आपको पता है। चलिए आप रुके, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। उसने कहकर फ़ोन रख दिया और गुल को अब समझ आई कि वो लोग क्यों नहीं आए थे। उसने ना ही तो टीवी ऑन किया था, ना ही सोशल मीडिया चलाया था। उसे इस बात की खबर कैसे होती? उसने उसका इंतज़ार किया, मगर 10 मिनट हो गए वो नहीं आया था। बारिश और तूफान की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। गुल ने पैदल ही चलने का सोचा। वो ऐसा ऐसा कदम बढ़ाती आगे बढ़ रही थी। इस कदर तूफान के बाइस सड़क या सामने की कोई चीज नहीं दिखाई दे रही थी। उसने फोन की टॉर्च ऑन की थी और उसके सहारे ही आगे कदम रख रही थी, जबकि दूसरी तरफ गाड़ी में बैठा कैफी बाहर तूफान के बाइस कुछ भी नहीं देख पा रहा था। हेडलाइट्स ऑन थी और वाइपर्स भी चल रहे थे। इसके बावजूद भी सड़क को देखना में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। उसके फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई थी, जो अब उसने गाड़ी में ही चार्ज पर लगाया था। उसको अब गुल की फिक्र और ज़्यादा हो रही थी। वो उसे पता नहीं कितनी कॉल्स कर चुकी होगी और उसका तो फ़ोन ही बंद था। वो चलती जा रही थी। ना जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक ही सामने से कोई तेज चीज रफ्तार में आई थी। गुल को उस तूफान में सामने नजर नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज थी। वो जरा सड़क से हटकर चलने लगी, मगर वो चीज तो उसी के ऐन सामने थी। वो शय करीब आई तो उसकी आवाज के साथ उसकी रोशनी भी बढ़ गई। गुल ने सामने देखना चाहा था, मगर तेज रोशनी ने उसकी आंखों को चंधिया दिया था। इससे पहले कि वो एक कदम बढ़ाकर बच पाती, वो चीज उसी रफ्तार से उसके वजूद से आ टकराई थी और फिर उसी तेजी से एक तरफ से आगे निकल गई। उसका बेजान वजूद सड़क पर तूफान में पड़ा रह गया था। उसके हाथ में मौजूद बैग और मोबाइल झटके की वजह से दूर जा गिरे थे। उसके सर से खून बहने लगा था। वहां उसका वजूद बिल्कुल तन्हा था। बारिश की बूंदें अभी भी टप टप गिर रही थीं। अलबत्ता तूफान की शिद्दत में अब कमी आ गई थी। तूफान ढल चुका था। कैफी अब गाड़ी तेज रफ्तार में चलाकर यूनिवर्सिटी आ पहुंचा था, लेकिन गुल वहां नहीं थी। यूनिवर्सिटी का गेट बंद था। उसको तकरीबन 20 मिनट लगे थे यहाँ पहुंचने में। उसने अंदाजा लगाया था गुल यकीनन खुद यहाँ से चली गई होगी। उसने अपना फोन देखा तो वो अब ऑन हो चुका था, कुछ हद तक चार्ज भी हो गया था। उसने गुल का नंबर मिलाया। पहले तो काफी देर तक बेल जाती रही, फिर उसका फोन ऑफ हो गया। कैफी ने ताजुब से फोन बंद किया। दूसरी जानिब गुल का फोन लो चार्जिंग का नोटिफिकेशन जारी कर रहा था, साथ ही कैफी की कॉल आ रही थी। इसी दौरान उसका फोन ऑफ हो गया। कैफी अब गाड़ी को आगे बढ़ाकर लेके जा रहा था कि उसे कहीं गुल नजर आ जाए। वो थोड़ा आगे आया तो चंद घरों और दूसरी इमारत के गुजर जाने के बाद उसे कोई लड़की नीचे ऊंधे मुंह गिरी मिली थी। वो तेजी से गाड़ी से निकलकर उसके पास आया था। उसका पूरा जिस्म कांपने लगा था। उसने नीचे झुककर कांपते हाथों से उसके चेहरे से बाल हटाए थे। वो गुल थी। उसके सर से खून बह रहा था। कैफी ने बेयकीनी में दाएं बाएं सर हिलाया था। नहीं, ये गुल नहीं हो सकती। उसको वहशत होने लगी थी। उसने दोनों हाथों से अपने बाल नोचे थे। उसकी आंखों से आंसू मुतवातर बहे चले जा रहे थे। फिर उसको होश आया कि इसको कुछ करना चाहिए। उसने जेब से अपना फोन निकाला और कॉन्टैक्ट्स में स्क्रॉल करने लगा। वो क्या करे, किसे फोन करे? तभी हन्नान का नाम नजर आया। उसने कांपते हाथों से उसका नंबर मिलाया था। हेलो, हन्नान की आवाज आई थी। हन्नान, गुल, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसने कांपती आवाज के साथ कहा था। और दूसरी जानिब से हन्नान एकदम खड़ा हो गया। उसको लगा था जैसे उसका दिल बंद हुआ हो। उसका सांस लेना दुश्वार होने लगा। क्या गुल का तुमने एम्बुलेंस बुलवाई है? उसने ना में जवाब दिया था। तुम एम्बुलेंस बुलाओ, मैं आ रहा हूँ। कहाँ हो तुम? यूनिवर्सिटी से थोड़ा आगे, इसी सड़क पर। ये कहकर उसने फोन बंद किया। उसके सेंसेस काम नहीं कर रही थी गुल को इस हालत में देखकर। हन्नान के कहने पर अब उसने एम्बुलेंस को कॉल की थी। कुछ ही देर में वो हन्नान वहां पहुंचा था। वो गुल के साथ बैठ गया था। उसका सांस लेना मुहाल हो रहा था। जो उसके लिए उसके जीने की वजह थी, वो किस हाल में थी वो नहीं देख पा रहा था। इसी दौरान एम्बुलेंस भी आ पहुंची थी। हॉस्पिटल में आईसीयू के बाहर वो दोनों मुस्तैदी से टहल रहे थे। हनान अब बार बार फरहान साहब से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, मगर मीटिंग में होने की वजह से फोन नहीं उठा रहे थे। शायद साइलेंट पे लगा था। उसने घर के नंबर पर कॉल की थी। ये नंबर 5 साल पुराना था। उसने दिल ही दिल में दुआ की कि नंबर ऑन हो और कोई तो फोन उठा ले।
कुछ देर बाद दूसरी जानिब से हेलो की आवाज़ आई थी। हन्नान ये आवाज़ पहचानता था। ये नाज़ो बी थीं। उसने नाज़ो बी को तमाम बातें तफ़सीलात से बताई थीं। वो काफ़ी परेशानी के आलम में लगने लगी थीं। उन्होंने भी आने का कहकर फ़ोन बंद कर दिया। इसी दौरान आईसीयू का दरवाज़ा खुले डॉक्टर उनकी तरफ बढ़ आया था। उसने उन्हें बताया कि वो उसको बचाने में कामयाब हो गए हैं और ये कि अब पेशेंट 3 से 4 घंटे बेहोश रहेगा। हन्नान और कैफी का सांस अब बहाल हुआ था। हन्नान ने वहीं नफल पड़े और फिर दुआ करने लगा। अब नाजो बीबी आ गई थी और कैफी ने उन्हें गुल की तरफ से तसल्ली दी थी। गुल को बेहोशी की हालत में 3 घंटे हो चुके थे। हन्नान ने अब फरहान साहब को कॉल की तो उन्होंने फ़ौरन उठाई और माजरत की कि मीटिंग की वजह से कॉल नहीं कर सके। उसने उन्हें गुल के बारे में इत्तला की, साथ ही अब उसके खतरे से बाहर होने का भी बताया ताकि उन्हें तसल्ली हो। फरहान साहब गुल की हालत का सुनकर बहुत परेशान हुए थे। उन्होंने कितने गलत वक्त पर उसे अकेला छोड़ा था। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि अगर हन्नान ना होता तो उनकी बेटी को कौन बचाता। उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया कि उनकी गैर मौजूदगी में उसने उनकी बेटी का ख्याल किया था और वो पहली फ्लाइट से वापस आने का कहकर फ़ोन रख गए। कमरे में वो लेटी आंखें बंद किए हुई थी। उसके सर पर पट्टियां बंधी थीं। हाथ में नूला लगा था। पीछे मॉनिटर पर उसका हार्ट रेट चल रहा था जो नॉर्मल से बहुत आहिस्ता था। उसके मुंह पर एनेस्थेटिक मास्क था। हनान उसके साथ बैठा, उसका दूसरा पट्टियों में बंधा हाथ जिसे सिर्फ उसका अंगूठा और उंगलियां ही नजर आ रही थीं, अपने हाथ में लिए आंखों से लगाए बैठा था। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही तो मंजर था जब उसकी माँ, उसकी कुल कायनात उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। नहीं, उसकी ज़ई उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वो उसे कुछ नहीं होने देगा। वो तो उसका हानि था। वो उसके बगैर कैसे रह सकता था? ज़ई, एक बार आंखें खोलो। सिर्फ एक बार आंखें खोल कर देखो। देखो, तुम्हारा हानि आया है। वो उसके हाथ जो मजबूती से पकड़े हुए था, जैसे अगर उसने उसका हाथ छोड़ा तो वो उससे दूर भाग जाएगी और उसे दूरी के तसव्वुर से ही उसका सांस रुकने लगता था। ज़ई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे दूर जाकर तुम पर बहुत जुल्म किया। प्लीज़ एक बार मुझे बुलाओ। ज़ई, बस एक बार। वो बच्चों की तरह हिचकियों के साथ रो रहा था। इसी पल उसके हाथ में मौजूद गुल का हाथ हिला था। बस लम्हे भर कर हरकत हुई थी। हन्नान ने उसकी तरफ चौंक कर देखा था। वो आहिस्तगी से अपनी आंखें खोल रही थी। हन्नान ने उसको देखे गया। उसने आंखें खोलकर अपने इर्द गिर्द देखा और फिर उसे अपना हाथ किसी गिरफ्त में महसूस हुआ तो उसने उस तरफ देखा। सामने वो बैठा उसे गीली आंखों से देख रहा था। वो उसके चेहरे के तासुर नहीं पढ़ पा रही थी, मगर ऐसा लगता था वो पल पल मरा हो, उसने अजियत का एक तवील अरसा काटा हो। हाँ, हानि, उसने कहा और मुस्कुरा दी। उसका हानि था। वो उसके पास बैठा था, उसके हाथ को अपनी गिरफ्त में लिए। जई, तुम ठीक हो? उसने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा था। हाँ ना, देखो, मैं तो कितनी फिट हूँ। मेरा हानि जो मुझे वापस मिल गया है। वो ऐसे मुस्कुराकर कह रही थी जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। हन्नान को बहुत बुरी तरह इस बात का एहसास हुआ था कि वो कैसे टूट गई थी उसकी अजनबियत से, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ भी अया नहीं होने दिया था। वो बहुत बहादुर थी। उसे अपना आप उसके सामने बहुत बुज़दिल लगा था। ज़ई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत दुख दिए हैं तुम्हें। आंखों से आंसू साफ करने के बावजूद एक बार फिर रवां हो गए थे। ज़ई को तो दुख हुआ था, लेकिन फिर ज़ई को कैफ़ी से एक बात पता चली थी और ज़ई समझ गई थी कि उसके हानि ने उसको मुसीबत से बचाने के लिए कुर्बानी दी थी। वो अभी मुस्कुरा कर ही उसे बता रही थी। वो अब उस आंसू के साथ उसकी मुस्कुराहट देखता देखता न जाने कब खुद भी मुस्कुरा दिया था। वो तो अब भी पहले दिन वाली ज़ई थी, लेकिन सिर्फ हानि के लिए। वो किसी के साथ ऐसे बात नहीं करती थी, सिवाय हानि के। हाँ, लेकिन हानि तुम्हें बचा नहीं सका। क्या तुम हानि को माफ़ कर दोगी? वो उसका हाथ पकड़े नरमी से उससे पूछ रहा था। आज कितने ही सालों बाद भूरी आंखें सुरमई आंखों को देखकर सांस लेना भूल गई थीं। वो उन सुरमई आंखों में पूरी समा गई थीं। सुरमई आंखें मुस्कुरा रही थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो उन भूरी आंखों को देखकर मुस्कुराया करती थीं। ठीक है, लेकिन ज़ई को एक सवाल का जवाब दो। हनान आंखों में नरमी लिए मुस्कुराया था। उसे लगा था उसको उसकी कुल कायनात लौटा दी गई हो। हाँ, पूछो। उसने फौरन ही हामी भरी थी। तुम्हें पता है मैं किससे मोहब्बत करती हूँ? इसके सवाल पर हनान ने चौंक कर उसे देखा था। वो तो अभी मुस्कुरा रही थी। उसको कैफी याद आया था। वो उसे कितना खुश होकर गुल के बारे में बताता था। क्या गुल भी उसी से मोहब्बत करती थी? अगर करती थी तो उसे कोई हक नहीं था कि वो उनके रास्ते में आए। मैं नहीं जानता तुम किससे मोहब्बत करती हो, उसने धीमी आवाज में कहकर नजरों का रुख अपने हाथ की जानिब किया, जिसमें उसने गुल का हाथ थामा था। गुल ने फौरन ही उससे हाथ छुड़ा लिया। उसने चौंक कर गुल को देखा था।
तुम नहीं जानते, फिर तो तुम मुझे भी नहीं जानते होगे, उसने कहकर रुख दूसरी तरफ किया। हन्नान को उसकी बेरुखी से सीने में चुभन महसूस हुई थी। ज़ई, मैं तो बस ये जानता हूँ कि मैं इस दुनिया में जिस लड़की से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, जो अगर मेरी ज़िंदगी से चली जाए तो मेरे जीने का मकसद तक ख़त्म हो जाए, और उसे एक आज भी आए तो मेरा सांस लेना मुहाल हो जाए, वो मुझसे बेरुखी करे तो फिर तो मैं मर ही जाऊंगा। वो लड़की मेरी ज़ई है। उसकी आखिरी बात पर गुल ने उसकी तरफ रुख किया तो वो रो रहा था। खामोश आंसू बह रहे थे और वो इजहार मोहब्बत कर रहा था। भला ऐसे कौन मोहब्बत का इजहार करता है रोकर? उसे इस पल सामने बैठे उस बिखरे बालों और भूरी आंखों रेवती आंखों वाले लड़के पर बेहद प्यार आया था। उसने एकदम ही अपने पट्टी वाले हाथ से उसका हाथ थाम लिया था। हन्नान ने उसकी तरफ देखा था। हानि, एक तो तुम रोकर मुझ पर बड़ा जुल्म करते हो। मैं अच्छी भली नाराज थी और तुम्हारे रोने से मुझे तुम पर प्यार आ गया। लो भला, अब बंदा नाराजगी का इजहार भी नहीं कर सकता। और तुमने अभी भी जो कहा था वो सच है क्या? हन्नान ने उसे देखे गया, फिर उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और दोबारा पहले की तरह उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और इसके हाथ को अपने सीने पर रख दिया। जवाब मेरे दिल से पूछ लो, वो मुस्कुराकर सरगोशी में बोला था। गुल भी मुस्कुरा दी। धड़कन से तो लग रहा है कि तुम्हारा दिल सच कह रहा है, तो फिर ठीक है, आज से रही तुम्हारी हुई। वो अब की बार कहका लगाकर मुस्कुराया था और फिर गुल के हाथ को लबों से लगाया था। कैफी अंदर आने लगा, मगर दरवाजे पर लगे गोल शीशे के अंदर से उसे जो मंजर नजर आया था वो उसके कदम मुंजमद करने के लिए काफी था। हन्नान ने गुल के हाथ को अपने हाथों में थाम रखा था और उन दोनों की आंखें एक दूसरे को इस तरह देख रही थी जैसे कोई मोहब्बत का मारा शख्स अपनी मोहब्बत को एक सदी के बाद देख रहा हो। वो वहीं रुक गया और दरवाजे के साथ दीवार के पास टेक लगाकर रुक गया। हन्नान और गुल वो को एक दूसरे को ना जाने कब से पसंद करते थे और वो इस बात से बेखबर था। वो एक किस कश्मकश में पड़ गया था, एक तरफ उसका दोस्त और दूसरी तरफ वो लड़के जिसे उसने दिलो जान से चाहा था। आंसू उसकी आंखों से मुतवातिर बह रहे थे। इसी पल फरहान साहब आए। बेटा, तुम बाहर क्यों खड़े हो? तुम मेरी बेटी को बर वक्त लाए थे ना? मुझे हन्नान ने बताया है, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा था। वो अपने आंसू छुपाने में कामयाब रहा था, फिर जल्दी से सीधा हुआ। अंकल कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, उसने बज़ाहिर मुस्कुराकर कहा था। चंद पल बाद फरहान साहब और कैफे भी उनके साथ अंदर आ गए थे और अब गुल के पास बैठे उससे बातें कर रहे थे। 1 महीने बाद मौसम आज खासा ठंडा था। फरहान साहब के घर का गेट खुला था और ट्रकों के जरिए कुर्सियां, मेजें और दीगर सजावट का सामान लोग उठाए अंदर आ रहे थे। अंदर अफरा तफरी का माहौल था। कहीं कुर्सियां सेट करने की तदाबीर दी जा रही थी और कहीं लाइटें लगाने की। वो अपने कमरे में बैठी थी और ब्यूटिशियन खड़ी उसका मेकअप कर रही थी। ब्यूटिशियन अब दुपट्टा सेट कर रही थी जबकि जिया गुल से बातों में मगन थी। कुछ देर के बाद अब वो मुकम्मल तैयार थी। बाहर से शोर की आवाज़ आई थी। नाजो भी ने अंदर आकर गुल को बताया था कि बाहर लड़के वाले आ गए हैं। आज गुल और हन्नान का निकाह था। ये सब बातें तो तभी तय हो गई थीं जब हन्नान उनकी जिंदगियों में वापस आया था। वो गुल के होश में आने के बाद रईस के पास गया था। वो नशे की हालत में धुत था और उसने वैसे उस बात का इकरार कर लिया था कि गुल का एक्सीडेंट उससे हुआ था। वो नशे की हालत में ड्राइव कर रहा था। हन्नान ने उसी वक्त उसको पुलिस के हवाले किया था और उसकी रकम उसको वापस मिली थी जो उसने अपने बाकी सेविंग्स के साथ फरहान साहब के अकाउंट में जमा करवा दी थी। उसने अपना कर्जा उतारने का पूरा अहद पूरा किया था। उनका वो घर भी उसने उनको वापस कर दिया जो उसने इमानत के तौर पर रखा था। फरहान साहब को उसकी ईमानदारी तरबियत पर बहुत रश्क हुआ था। उन्होंने तभी उससे गुल के रिश्ते की बात की थी। वो चाहते थे हन्नान गुल के लिए राजी हो। जब हन्नान ने इस बात पर रजामंदी दिखाई तो फरहान साहब को बहुत खुशी हुई। अगले दिन उनकी बात पक्की हो गई थी। कैफी को इत्तला मिली तो उसको पहले पहल दुख हुआ, मगर जब उसे हन्नान से उनकी मुकम्मल दास्तान पता चली तो वो समझ गया कि वो तो पहले दिन से एक दूसरे के लिए बने थे। कैफी ने अपनी एक तरफा मोहब्बत का गलत वक्त पर इजहार किया था। उसने गुल से उसकी माफ़ी मांगी थी, लेकिन गुल उससे शर्मिंदा थी। उसने कैफी को तसल्ली दी थी कि बहुत जल्द उसे भी उसकी मोहब्बत ज़रूर मिलेगी, और कैफी तो बातों को दिल पर नहीं लेता था, यही उसकी खसूसियत थी। इसीलिए वो हर एक का मनपसंद था। वो दोनों एक साथ बैठे थे। गुल ने हल्के नीले रंग का गरारा और काम वाली चोली पहन रखी थी। साथ ही सर पर टिके दुपट्टे पर गोटे का काम हुआ था। हन्नान ने सफेद सलवार कमीज और ऊपर नीले हल्के रंग की वास्किट पहन रखी थी। उसकी वास्किट का रंग गुलनार के कपड़ों से मिलता था। वो दोनों इस इम्तिजाज में बहुत ही हसीन लग रहे थे। गुल ने हाथ हिलाकर दूर स्टेज से खड़ी जिया को बुलाया तो उसकी कलाइयों में मौजूद चूड़ियां उसके दुपट्टे में अड़ गईं। वो छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी अंगूठी की वजह से वो मजीद अड़ गया था।
हन्नान ने साथ बैठे कैफी से बात करते-करते उसे देखा तो उसकी कलाई को पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया और बहुत ही आराम से चूड़ी और अंगूठी से उसके दुपट्टे का धागा निकाला, तो उसकी कलाई आज़ाद हुई। उसके माथे पर सजी बिंदिया उसके दुपट्टे की वजह से एक तरफ हो गई थी। हन्नान ने उसकी बिंदिया ठीक की और फिर उसकी आँखों में देखा, तो वो कब से उसी को देख रही थी। पता नहीं कब मेरी ज़ई खुद को सँभालना सीखेगी, उसने शरारत से कहा। क्यों? अपनी ज़ई को तो उसका हानि नहीं सँभालेगा? उसने हन्नान के करीब आकर कान में सरगोशी की थी। और ये किसने कहा आपसे? उसने भी गुल के ही अंदाज से उसके करीब आकर कहा था। अब तो हमारा निकाह हो गया है ना, तो हानि ने तो अपनी ज़ई को सँभालने के लिए 3 बार कबूल है बोला है। और वो मुस्कुरा दिया था। जी नहीं, वो कबूल है इसलिए बोला था कि मैं अपनी ज़ई से मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने हानि से उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ।